A very, very good morning to all of you. आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। रितिका, नितिन, वंश, केशव, प्रेरित, शुभम, प्रियंका, आप सब क्या कुशल मंगल चल रहे हैं? आज हम अपने पास करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 और 14 जो कि हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस कॉम्बिनेशंस की इसकी रिवीजन। इस पर ऑलरेडी हम एक पहला पार्ट ले चुके हैं और अभी आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, और आज ही बिजनेस कॉम्बिनेशन भी रिवाइज करेंगे जो कि इसका तीसरा पार्ट है। तो अल्टीमेटली 3 पार्ट्स में हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके नोट्स आपको ऑलरेडी मैंने कल भिजवा दिए थे ग्रुप के अंदर। क्या आपने सबने वो हाँ प्रेम, आप बिल्कुल क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो वो क्या आपने अपने पास नोट्स को अपने पास रखा हुआ है? हाँ, सक्षम कह रहा है मैं तो प्रिंट आउट भी ले लिया है। वेरी गुड। तो हम अपने पास इसकी रिवीजन करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें क्या पढ़ा था मुख्य रूप से? उसमें मुख्य रूप में मैंने एक पार्ट में तो आपको बताया था कंसोलिडेशन का प्रोसेस क्या होता है, भाई कैसे सीना बनता है, कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और कैसे आप अपने पास एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स बताई थी कि इसमें एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, रिवैल्यूएशन की हैं, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स है, गुडविल इम्पेयरमेंट है, या अनरियलाइज प्रॉफिट है, या अनरियलाइज लॉस है, या कई बार क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इसके ऊपर भी है। ये नहीं, बड़ी सारी उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स कराई थी। कुछ सिचुएशंस बताई थी, जैसे लॉस ऑफ कंट्रोल होता है तो क्या होता है, आप शेयर और खरीदते हैं बेचते हैं तो क्या होता है। ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंसोलिडेशन के दूसरे भाग में हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको उसके भी क्वेश्चंस आते हैं और रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी को मिक्स किया जा रहा है। इसका मतलब खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, बीच में साथ में मिक्स होकर के थ्योरेटिकल डिस्कशंस आ रही हैं। Therefore, we need to understand कि आपको आज के जमाने में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है थ्योरेटिकली भी, और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स पहले लिख कर दे दिए, इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना रहे लिखने में। दिखा दो। तो ये हमारे पास है पार्ट 2 के थ्योरी के सीएफएस के नोट्स। इसके अंदर जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे वो थ्योरी डिस्कस करेंगे कंट्रोल की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। या डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एसोसिएट, की एसोसिएट क्या होता है। यानी कि हम अपने पास एसोसिएट के बारे में भी बात करेंगे। मीनिंग ऑफ एसोसिएट्स, मीनिंग ऑफ कंट्रोल, मीनिंग ऑफ एसोसिएट, मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर्स, ये जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, जॉइंट अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ एग्जम्पशंस, की हमारी एग्जम्पशंस कौन कौन सी हैं। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, की इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती हैं। और जॉइंट वेंचर और जॉइंट अरेंज जो ऑपरेशंस हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कंट्रोल, की कंट्रोल का मतलब क्या होता है। मुझे फटाफट से बताइए, कंट्रोल के अंदर आपने क्या डिस्कशन किया था? तो कंट्रोल में आपने पढ़ा था कि कंट्रोल बहुत जरूरी है बिजनेस कॉम्बिनेशन में। अगर कंट्रोल है तो ही होल्डिंग सब्सिडरी का नाता आता है, अगर कंट्रोल है तो ही बिजनेस एक्वायर करते हैं, अगर कंट्रोल है तो ही ज्वाइंट कंट्रोल है। तो क्या कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है? द आंसर इज यस। नो, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दो आप देखते थे, जो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन पार होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे कि वो कंट्रोल है। पहली कौन सी थी? पावर ओवर इन्वेस्टी। दूसरी क्या थी? हम एक्सपोज्ड हैं टू वेरिएबल रिटर्न्स। तीसरी कौन सी थी? एबिलिटी टू यूज। क्या यूज करनी है? पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट रिटर्न्स। इसका मतलब ये 3 फैक्टर्स को हम अपने पास देखते थे।
जब मैंने कहा कि इनके अंदर हम पावर ओवर इन्वेस्टी देखते थे, तो पावर ओवर इन्वेस्टी को कैसे कैसे चेक करते थे, वो आ जाइए मेरे साथ साथ यहां देखें। पावर ओवर इन्वेस्टी के लिए सबसे पहले आप कंपनी में जो जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको चेक करोगे कि आपकी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट्स उसने क्या क्या कर रखे हैं। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं या वोटिंग पावर्स हैं या डिजाइन है, इससे फर्क पड़ जाता है हमारे को? क्योंकि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कंट्रोल किसी और के पास हो, वोटिंग पावर में किसी और के पास हो। यानी सबसे पहले रियल में हम लोग अपने पास ये डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर पावर ओवर इन्वेस्टी का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब है ये कि हमारे पास सबसे पहले देखना है रेलेवेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं और किसके पास करंट एबिलिटी है उनको डायरेक्ट करने के। मुझे दिखा दीजिए। तो मैंने कहा इसका मतलब पावर ओवर इन्वेस्टी के अंदर आपके लिए सबसे पहला फैक्टर आता है कि आपके कौन कौन सी रेलेवेंट एक्टिविटीज होती हैं। मुझे बताओ रेलेवेंट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? विच मोस्ट, मैं भूल गया इसके आगे क्या था, विच मोस्ट क्या था आगे, which most significantly affect returns। इसका मतलब वो एक्टिविटीज जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट करती है, रिटर्न्स अफेक्ट करती हैं। जैसे कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि डिसीजन ऑन कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, डिसीजन ऑन मार्केट किस किस मार्केट में सेल होना चाहिए, डिसीजन ऑन प्राइसिंग क्या क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, डिसीजन ऑन फंडिंग कि हमें फंडिंग कौन कौन सी लेनी चाहिए। यानी ये मुख्य रूप में ये फैसले होते हैं, इन्हें बोलते हैं रेलेवेंट एक्टिविटीज। क्या डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज है ये हमारे पास रेलेवेंट एक्टिविटीज एमएसएआर में कवर होंगी? द आंसर इज नो। डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज इसके अंदर नहीं आएंगी। फिर बारी आती है कि इन जो एक्टिविटीज हैं इनको कौन डायरेक्ट कर सकता है, किसके पास इसकी पावर है, जो करंट एबिलिटी है। जिसके पास इसकी करंट एबिलिटी है उसी को अपने पास यहां लेंगे। तो यहां देखिए तो पहले तो करंट रेलेवेंट एक्टिविटीज कौन सी हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपकी रिटर्न्स इफेक्ट करती हैं, जैसे कि गुड्स कौन से हों, सर्विसेज कौन से हों, कैपिटल कौन सी हो, वगैरह वगैरह। और इसमें डे टू डे एक्टिविटीज नहीं आती। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैंने इसमें क्या मार्क कर रखा है? आप देख रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, जैसे कि ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है या ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है। जो जो क्वेश्चन हाईलाइटेड है इसका मतलब है आपको, अगर आपके पास टाइम कम हो तो ये क्वेश्चन कर लो, और अगर पूरा टाइम हो तो सारे क्वेश्चन करो। ओके, इसका मतलब मैंने आपकी तैयारी कर रखी कि अपने हिसाब से आप प्लान कर लो। यू हैव मोर टाइम, गो फॉर एवरीथिंग। नहीं तो कम से कम जिनको मार्क कर रखा है उन्हें जरूर कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रेलेवेंट एक्टिविटीज पर है, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है कि ये करंट एबिलिटी का क्या मतलब है। करंट एबिलिटी है कि हमारे पास डायरेक्ट करना है। किसको डायरेक्ट करना है? रेलेवेंट एक्टिविटीज जो कि एमएसएआर है। ये कैसे आएंगी हमारे पास? ये दो प्रकार से आ सकती हैं। या तो कैसे आ सकती हैं? थ्रू वोटिंग पावर, या कैसे आ सकते हैं? थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आ सकते हैं। अगर हम वोटिंग राइट की बात करते हैं तो दो तरह के वोटिंग राइट थे कि आप मेजॉरिटी वोटिंग राइट से भी ये पावर ले सकते हैं, या हो सकता है कई बार माइनॉरिटी से भी ले सकते हैं। क्या मेजॉरिटी सब्सटेंटिव होनी चाहिए? फटाफट से बताओ, क्या मेजॉरिटी भी सब्सटेंटिव होनी चाहिए? द आंसर इज यस। और अगर आपके पास माइनॉरिटी राइट्स है तो माइनॉरिटी राइट्स के अंदर भी आपके पास कई कॉम्बिनेशन थे कि माइनॉरिटी राइट है और आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट है। क्या सब्सटेंटिव होने जरूरी है? द आंसर इज यस। किस जगह पे वर्ड सब्सटेंटिव नहीं लिखा हुआ? किस स्टैंडर्ड में सब्सटेंटिव वर्ड नहीं लिखा हुआ? इसी तरह की चीज में वो है इंड एस 28, उसमें सब्सटेंटिव वर्ड का प्रयोग नहीं आता। वहां खाली क्या देखते हो? वहां देखते हो कि आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट होने चाहिए, पर हमारे यहां पर क्या देखते हो कि उसके पोटेंशियल वोटिंग राइट जो कि सब्सटेंटिव है वो देखने चाहिए। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास पोटेंशियल वोटिंग राइट और माइनॉरिटी है और वो सब्सटेंटिव है, तो क्या मैं कह दूंगा कि मेरे पास पावर ओवर इन्वेस्टी है? द आंसर इज यस। और अगर मान लीजिए मैं दूसरे पर्सन की बात करूं कि मेरे पे माइनॉरिटी राइट है, कोई पोटेंशियल वोटिंग राइट नहीं है, पर जो बाकी के शेयर होल्डर हैं वो वाइड स्प्रेड हैं, मतलब बिखरे हुए हैं। नंबर 2, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तथा उनकी पार्टिसिपेशन लो है, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है? पावर ओवर इन्वेस्टी आ गई है। आइए इनको फटाफट से रीड कर लें। ये मेरा बंद हो जाता है बार बार और फिर ये बार बार फेस भी नहीं पहचानता है।
और जल्दी जल्दी में पिन भी गलत हो जाता है। चलो तो हमने कहा आपको अपने पास क्या देखनी चाहिए, करंट एबिलिटी देखनी चाहिए जो कि वोटिंग पावर से भी आ सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है, दोनों सब्सटेंटिव होने चाहिए। मेजॉरिटी वोटिंग से भी आ सकती है जिसमें आपके पास पावर टू डायरेक्ट आरए आ जाए या गवर्निंग बॉडी आ जाए, या माइनॉरिटी से भी आ सकती है कि आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट है जो कि सब्सटेंटिव है, या वाइड स्प्रेड लोग हैं बाकी के जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है और उनकी लो पार्टिसिपेशन है। फिर बाद में हमने बात करी कि कंडीशन नंबर 2, हम एक्सपोज्ड टू क्या होने चाहिए, वेरिएबल रिटर्न होने चाहिए। क्या ये सब्सटेंशियल होनी चाहिए? द आंसर इज यस। कितने परसेंट सब्सटेंशियल मानते हैं हम लोग? 20% और मोर मानते हैं। क्या हमें कोई भी खतरा होना चाहिए, चाहे कैपिटल का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे लिक्विडिटी का हो? हमारे पास कोई भी खतरा होना चाहिए। इनकम में एक बार ही मैंने आपको बताई थी, अगर मान लो हमें मार्केट फीस मिलती है, बेशक वो प्रॉफिट पर बेस्ड है, तो क्या आप इसे खतरा बोलेंगे कि नहीं? मुझे मार्केट की फीस मिलती है, मैं बाजार के पैसे लेता हूं लेकिन प्रॉफिट पर बेस्ड है, तो क्या मैं एक्सपोज्ड टू रिटर्न है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन है, मार्केट में ऐसा ही होता है, इसलिए आप उसको कंसिडर नहीं करते हैं। एबिलिटी टू यूज पीओआई, इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ताकत होनी चाहिए कि कोई आपको रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन आपको रिमूव किया जा सकता है ऑन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। भाई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट तो एक एक्सेप्शन हो गई ना, जहां ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया और उसमें ब्रीच हो जाए, तो उसका मतलब उसमें तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो प्रोटेक्टिव राइट है, वो तो कवर होगा। या वाइड स्प्रेड शेयर होल्डर है, उनके पास राइट है आपको हटाने का, तो क्या वो भी हमारा प्रोटेक्टिव राइट है? द आंसर इज यस। वाइड स्प्रेड लोग हैं, लेकिन एक आदमी हमें कभी भी हटा सकता है, वो मीटिंग बुलाएगा और हमें हटा सकता है, कोई प्रोटेक्टिव राइट नहीं है, उसकी चॉइस है, वो कहता है चलो भैया बहुत हो गया, साइड पर हो जाओ। तो ये बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास एबिलिटी टू यूज नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो हम बोलते हैं कंट्रोल है, अन्यथा कंट्रोल नहीं है। तो एबिलिटी टू यूज मतलब जिसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होगा या प्रोटेक्टिव राइट होगा तो वो एक्सेप्शन है, या वाइड स्प्रेड लोग अगर हमें हटा सकते हैं तो भी हमारे पास इसके अंदर कवर नहीं होगा। जनरली मतलब पक्का नहीं है। जो कंपनी फॉर्म करती है क्या उसी के पास पावर ओवर इंडस्ट्री होती है? मैंने इस पर आपको रिलायंस का एग्जांपल भी दिया था कि जो कंपनी फॉर्म करती है उसके पास भी पीओ होती है। इस रूल का पालन कब करोगे? इस रूल का पालन तभी करोगे अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर मिसिंग इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जानकारी नहीं मिल रही, ये पता चल रहा है कि इसने कंपनी फॉर्म की थी, तो आप तभी ऐसा करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है डिफरेंट पर्सन के पास सेम आरए चलाने की ताकत हो? फटाफट से बताओ। डिफरेंट पर्सन है और सेम आरए चलाने की ताकत है, हो सकता है। तो वो क्या हो गया? ज्वाइंट कंट्रोल। भाई उसी आरए को चलाने के लिए कई लोग लगे हुए हैं, तो क्या ये हो गया ज्वाइंट कंट्रोल? ऑफ कोर्स ज्वाइंट कंट्रोल की कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट आरए चलाने की है, अब क्या करेंगे? कोई आदमी कोई आरए चला सकता है, कोई आदमी कोई आरए डायरेक्ट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कौन सी उसमें से एमएसएआर में कवर होती है। इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ये वाले हैं जो आपके पास फुल क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिखा दो एक बार। ये फुल क्वेश्चंस हैं और ये गुड क्वेश्चंस हैं। गुड क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करके जाने चाहिए। एक और हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो डिस्कस की थी हमने मीनिंग ऑफ एसोसिएट की, कि एसोसिएट का मीनिंग क्या है। तो एसोसिएट का मीनिंग क्या है? एक लाइन के अंदर जहां इन्वेस्टर के पास क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर एंटिटी। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी हो गई? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस कैसे आता है? ये आता है जब आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है। किसमें पार्टिसिपेट करना है? फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स में, लेकिन आप सब्सिडरी और ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताओ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है पावर टू पार्टिसिपेट। पावर टू पार्टिसिपेट को कैसे ऑब्टेन करेंगे? पावर टू पार्टिसिपेट को ऑब्टेन करेंगे या तो वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। तो मुझे फटाफट से दिखाइए एक बार। अगर मेरे पास 20% और मोर वोटिंग पावर है, मान लो 60%, तो इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? मेरे पास 20% और मोर है, मान लो 60%, तो सक्षम ने कहा यस। वेरी गुड सक्षम। सक्षम ने कहा 60% है, तो ऑफ कोर्स आपके पास एसोसिएट बन। नालायक सक्षम, ऊपर बार बार बोला हमने
कि भाई सब्सिडरी को मत लेना, इसमें ज्वाइंट कंट्रोल उनके पास भी पावर होती है, उसको मत लेना। इसका मतलब 20% से ऊपर, बट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन? तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, हम परज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारी एसोसिएट है। अच्छा, दूसरी बात, अगर 20% से लेस हो, अच्छा 20% और मोर, तो 20% किस में आएगा? 20% और मोर फर्स्ट वाले में आएगा। लेस देन 20% अगर होता किस में आ जाएगा? दूसरे वाले में आ जाएगा। इन दोनों केसेस के अंदर हमने कहा हमेशा मान लेंगे 20% और मोर है तो पावर है, 20% से लेस है तो पावर नहीं है। अनलेस प्रूव्ड, व्हेन आई से अनलेस प्रूव्ड का मतलब क्या हो गया? क्या दोनों में एक्सेप्शंस कवर होंगी? द आंसर इज यस। अगर 20% से 20% या उससे ज्यादा है पर आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, कोर्ट ने रोक लगा रखी है, या होस्टाइल शेयर होल्डर्स है। व्हाट इज होस्टाइल शेयर होल्डर्स? मतलब आपके पास है, लेकिन क्या आपकी गली में होस्टाइल बच्चे नहीं थे? आपको क्रिकेट नहीं खेलने देते थे? कई बार कहते तेरे को नहीं खेलने दूंगा मैं। भाई आपका भी पूरा अधिकार है गली में खेलने का, कह तेरे को नहीं खेलने दूंगा मैं। तो वैसे ही शेयर होल्डर में भी हॉस्टाइल शेयर होल्डर है, कह रहा तेरे को पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा मैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि हम तेरे को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो क्या हमारे पास वो एसोसिएट बनेगी? द आंसर इज नो। तो मुद्दा ये चल रहा है प्रेरित कि हमारे पास 28 नंबर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, उसकी बात। क्या अप्लाई होना चाहिए वो बात की बात है। तो मैंने कहा कि हमारे पास अगर मान लो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, या हॉस्टाइल शेयर होल्डर है, तो आप अपने पास इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अगर 20% से लेस है, फिर भी अगर क्वेश्चन कहता है नहीं नहीं आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया है, या आपकी डिपेंडेंस है किसी मटेरियल के लिए, केएमपी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, अदर फैक्टर के लिए, किसी की भी डिपेंडेंसी है किसी पर भी, तो वो क्या बन जाएगा? वो एसोसिएट बन जाएगा। इंस्टीट्यूट ने देखो कितने सारे सवाल इस मुद्दे पे डाल रखे हैं। अगर आपको याद हो तो ये पता कौन से क्वेश्चन थे इसमें? किसी में केएमपी पे टेक्नो डिपेंडेंसी थी, किसी के अंदर फाइनेंस के लिए डिपेंडेंसी थी, किसी में एम्प्लॉय के लिए डिपेंडेंसी थी, किसी में कोई थी। बात यही है कि भाई साहब इसमें जितने मर्जी सवाल बना दो, कोई भी डिपेंडेंसी अगर होगी तो हम उसे बोल देंगे कि हमारे पास लेस देन के बाद भी एसोसिएट का संबंध एग्जिस्ट करता है। ओके हम तब भी उसे बोल देंगे। क्या पोटेंशियल वोटिंग राइट है जिनको हमने चेक भी नहीं किया सब्सटेंटिव है, लेकिन वो करंटली एक्सरसाइजेबल हैं, जिससे आप 20% से ऊपर बन जाते हैं, क्या आप एसोसिएट बोल देंगे अपने आप को? सिर्फ इतने से बोल देंगे? द आंसर इज यस। इंस्टीट्यूट का कौन सा नंबर क्वेश्चन है इसके ऊपर? 92 नंबर क्वेश्चन इसी पॉइंट को चेक करता है। जॉइंट अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है? ये आपका तीसरा मीनिंग था। जॉइंट अरेंजमेंट्स का क्या मतलब होता है? जॉइंट अरेंजमेंट के लिए ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कितनी पार्टी होनी चाहिए? फटाफट से बताओ, कितनी पार्टी होनी चाहिए? 2 और मोर पार्टीज होनी चाहिए, और जॉइंट कंट्रोल भी होना चाहिए। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। दोनों क्वेश्चंस में क्या कर रखा है उसने? उसने बोल रखा है कि मेरे पास ऑलरेडी कंट्रोल है और मुझे दूसरे आदमी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या 2 पार्टियां हुई? जब इकलौते आदमी के पास ही पावर आ गई सारे के सारे कंट्रोल की, तो क्या 2 पार्टियां हुई? द आंसर इज नो। इसका मतलब 2 पार्टियों को चेक किया। इंस्टीट्यूट ने कितने सवालों में चेक किया? 2 सवालों में चेक किया, 68 और 69। यहां पर उसने देखा कि बच्चों को पता है कि नहीं पता 2 पार्टियां होनी चाहिए। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स। मतलब ये कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लिखा है कि आप यूनैनिमस कंसेंट लाएंगे। किसके लिए? फॉर डायरेक्टिंग आरए। कौन सी आरए? जो एमएसएआर है, लेकिन प्रोटेक्टिव राइट नहीं। क्या बैंक ने कह रखा है कि मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी करूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है? तो बैंक ने जो कह रखा है उसका क्या रीजन होगा? प्रोटेक्टिव राइट है। राइट उसके पास भी है कि तुम डिविडेंड नहीं दे सकते, तुम फलाना नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोटेक्टिव राइट है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव राइट्स। ओके, क्या ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। व्हाट इज इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट का मतलब है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको मिलके चलना पड़ेगा। मिलके चलो, यहां पर आपको मिलके चलना ही पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने मिलके चलने वाले पर बड़े सारे सवाल डाल रखे हैं।
तरह तरह के उसने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। उसके अंदर क्या रखा है कि 2 आदमी हैं और 2 में से 50-50% है, 51% पे ही होगा, एक 76% पे बना रखा है। ये नहीं कि भाई इसके अंदर किसके पास है पावर और किसके पास नहीं, तो आपको उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि इम्प्लिसिट है कि नहीं है। हमारे पास एक एग्रीमेंट है, बताओ, आप 2 बातें चेक करते थे। एक तो एग्रीमेंट है 2 पार्टियों के बीच में, तथा क्या उनके पास ज्वाइंट कंट्रोल भी होना चाहिए। क्या उस एग्रीमेंट के तहत मिलके तो चलेंगे, पर क्या उससे कंट्रोल भी बन जाना चाहिए? द आंसर इज यस। हम उसको, जब एग्रीमेंट है उसको यूज करेंगे जिसमें यूनेनिमस कंसेंट है, उससे क्या बन जाना चाहिए? हमारे पास कंट्रोल आ जाना चाहिए ऑन कलेक्टिव बेसिस। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? कंट्रोल की डेफिनेशन वही है जो 110 नंबर है। मतलब ये 2 लोग मिल करके एग्रीमेंट करते हैं हम मिल के चलेंगे, पर दोनों की होल्डिंग जोड़ करके 10% है, क्या ये कंट्रोल है? दोनों ने कहा मिलके चलेंगे, क्या दोनों की होल्डिंग मिलके 10% है, कंट्रोल है? द आंसर इज नो। तो 2 आदमी होने चाहिए, मिलके चलने का एग्रीमेंट होना चाहिए, तथा दोनों को मिलके चलने पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल भी होना चाहिए। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कंट्रोल। जब ज्वाइंट कंट्रोल हो गया और बाकी सब कंडीशन पूरी होगी, तो इसको वर्ड क्या बोला जाता है? ज्वाइंट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइंट अरेंजमेंट। इंड एस 111। एक और थ्योरी का क्वेश्चन है। वो थ्योरी का क्वेश्चन कौन सा है? एग्जम्पशन की। आपको अपने पास कुछ जगहों से एग्जम्पशन मिलती है। कहां से? फ्रॉम कंसोलिडेशन भी मिलती है एंड फ्रॉम इक्विटी मेथड भी मिलती है। ये भी थ्योरी का है। मुझे फटाफट से बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एग्जम्पशन कितने पॉइंट्स पर थी? 3 पॉइंट पर थी। कौन कौन से पैरा थे? पैरा एक 4 छोटा वाला ए जो कि मुख्य पैरा था, एक पैरा 4 बड़ा वाला ए, और एक था पैरा 4 बड़ा वाला बी। ये 3 पैरा थे। तो भाई एक तो पैरा 4 बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए कौन सी बात करता था? बड़ा वाला ए कहता था अगर किसी कंपनी के कोई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से, क्या आमतौर पे किसी कंपनी का उस पर कंट्रोल होगा ही? फटाफट से बताओ भाई, मेरी कंपनी में मैंने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान चालू कर रखे हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो मेरा कंट्रोल होगा ही। डू आई नीड टू कंसोलिडेट देम? द आंसर इज नो। आपको उस पर क्या है? एग्जम्पशन है। इसका मतलब ये 4A में एक बात खत्म हो गई। नंबर 2, यदि आप हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अगर आप हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी और आप रिकॉर्ड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, FVTPL, अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं और आप इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं FVTPL के ऊपर, तो क्या करेंगे? आपको कंसोलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी? अभी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 4 बड़ा वाला ए और 4 बड़ा वाला बी, ये तो मुश्किल थे नहीं। अब आ गया 4 छोटा वाला ए। 4 छोटे वाले ए में क्या पॉइंट था? पेरेंट को कंसोलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। पेरेंट को कंसोलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है अपनी सब्सिडरी, यदि वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ एंटिटी। डू यू रिमेंबर वर्ड एंटिटी? इंस्टीट्यूट ने 2-3 बार सवाल चेक किए हुए हैं। वो कहता है राम के हम हैं तो राम नहीं चलेगा, हम एंटिटी के होने चाहिए। यानी हम अपने पास क्या होने चाहिए? होली ओन्ड बाय अनदर एंटिटी होने चाहिए। या दूसरा, या बोला मैंने, एंड नहीं बोला। या हम पार्शली ओन्ड सब्सिडरी हैं, मतलब ये कि हमारा जो ओनर है, जो पेरेंट है, वो एक एंटिटी है और वो 100% हमें ओन नहीं करता है, तथा हमने इन्फॉर्म कर दिया है किसको? अदर ओनर्स को, एंड अदर ओनर्स ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। होली ओन्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करना। पार्शली ओन्ड है तो आपको इन्फॉर्म करना है अदर ओनर को, और उनसे अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप नहीं कर सकते, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नंबर 2, आप नहीं होने चाहिए क्या? लिस्टेड या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ये आपकी दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन को मैंने इकट्ठा कर दिया। तथा आपकी अल्टीमेट पेरेंट या इंटरमीडिएट पेरेंट, यानी आपके ऊपर जो पेरेंट है, अल्टीमेट पेरेंट या इंटरमीडिएट पेरेंट, बनाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस फॉर पब्लिक यूज। किसके लिए बनाती है? पब्लिक यूज के लिए बनाती है। ओके वापिस आइए, एक बार रीड कर लेंगे इसको।
तो पेरेंट क्या है? पेरेंट एक होली ओन्ड सब्सिडरी है या ये पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है जिसके अंदर अदर ओनर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लिस्टेड नहीं है। अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक यूज के लिए एज पर इंड AS। इस पर इंस्टीट्यूट ने 2-3 बार सवाल चेक किए हैं। उसने कहा हमारी सब्सिडरी फॉरेन की है जो IFRS लगाती है, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? द आंसर इज नो। 1-2 बार उसने पूछा पब्लिक यूज के लिए कि वो पब्लिक यूज के लिए काम नहीं करती, तो क्या हमारी एग्जम्पशन मिलेगी? द आंसर इज नो। 1-2 बार उसने चेक किया कि हम एंटिटी नहीं है, जो हम सब्सिडरी है पर एंटिटी के नहीं है, हम राम के हैं, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? द आंसर इज नो। इस पर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, इसको छोड़ दो। इसके अलावा इक्विटी मेथड से भी एग्जम्पशन है। ये तो कंसोलिडेशन से थी ना, अब इक्विटी मेथड लगाने से भी एग्जम्पशन है। इक्विटी मेथड से लगाने पर भी 2 एग्जम्पशन है। यदि आप कौन है, आप कोई फंड चलाते हैं या आप कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, प्राइवेट इक्विटी ओन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पास इक्विटी मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो वहां पर भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां आ जाइए, ये हमारे पास आ गया पेरेंट एक VC है या फंड है और या कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जो FVTPL पर काम करती है। और अगर पेरेंट वैसे ही 4A में नहीं बना रहा था तो यहां पर भी एग्जम्पशन आ गई। अगर मान लो इन्वेस्टर इनडायरेक्टली होल्ड करता है, इस पर भी इंस्टीट्यूट ने एक सवाल पूछा था। ये इनडायरेक्ट क्या था? मतलब ये कि होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को अपने साथ जोड़ना है। सब्सिडरी कंपनी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो अब ध्यान से देखें उसमें एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? इस पर एक सवाल आया भी था, होमवर्क में भी डिस्कस किया था। मतलब मैं एक पेरेंट हूं, मेरे पास 10% इन्वेस्टमेंट किसमें है? एक्स लिमिटेड, जो कि मेरी एसोसिएट है, और मेरे पास एक सब्सिडरी है जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, और इसके पास भी 15% पैसा इसके अंदर एक्स लिमिटेड में, ये मेरी एसोसिएट है। मुझे फटाफट से बताओ, जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट P लिमिटेड की बनाऊंगा तो जो मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिखूंगा, तो मेरे पास अब 2 भागों में इन्वेस्टमेंट है। एक तो 10% मैं ही होल्ड करता हूं, ये किस पर आएगा? ये आएगा इक्विटी मेथड पर। और जो मेरी सब्सिडरी होल्ड करती है, बताओ ये किस पर आएगा? जो मेरी सब्सिडरी होल्ड करती है जो कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो ये किस पर आएगा? ये FVTPL पर आएगा। ये आपकी एग्जम्पशन है। ओके, अगर ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी ना होती फिर तो दिक्कत ही नहीं था, फिर तो आपको इस पर भी इक्विटी मेथड लगाना पड़ता। इसके ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन है। इस पर जो क्वेश्चन आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 154 है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए ऑल कंडीशंस देखनी है आपने अपने पास। मुझे दिखा दीजिए। इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो होती है जो ऑल कंडीशन पूरी कर जाए। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है इन्वेस्टमेंट एंटिटी की? कि आप प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। आप प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। आपके कितने इन्वेस्टर जनरली होने चाहिए? बेटा पक्का नहीं है, ठीक है? जनरली कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? मोर देन 1। आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? मोर देन 1। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो मोर देन 1 पर्सन को दे रहे हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। और आप परफॉर्मेंस किस पर मेजर करते हैं? आप उसकी परफॉर्मेंस किस पर मेजर करते हैं? आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं NAV/ फेयर वैल्यू पर बेसिस पर। अगर मान लो कोई उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी से मेरा ऑब्जेक्टिव अदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन और अर्निंग इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है। मेरा उनसे दूसरा पॉइंट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या छोटी मोटी एडवाइजरी दे सकते हैं? जैसे शार्क टैंक में मैंने एग्जांपल दिया था कि शार्क टैंक के अंदर छोटी मोटी एडवाइजरी दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके वापिस आइए। तो हमने कहा ये हमारे पास ये वो है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। मोर देन 1 इन्वेस्टर होता है, मोर देन 1 इन्वेस्टमेंट होती है, और ये इन्वेस्टर आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? कैपिटल एप्रिसिएशन का होना चाहिए और एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमेशा एग्जिट स्ट्रेटजी पक्का होगी। अगर आपका ये पर्पस होगा तो ये पक्का होगी, क्योंकि आपने पक्का कहीं ना कहीं अपना पैसा वापस निकालना है। ये इक्विटी के लिए देखते हैं कि डेट के लिए देखते हैं? इस पर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाला हुआ है।
हम एग्जिट स्ट्रेटजी किसके लिए देखते हैं? इक्विटी के लिए देखते हैं कि डेट के लिए देखते हैं? हम सिर्फ इक्विटी के लिए देखते हैं, डेट के लिए नहीं देखते। और कोई बेनिफिट हमको इससे नहीं मिलना चाहिए। क्या माइनर कॉम्पनसेशन मिल रही है एडवाइजरी के, क्या उसको आप कंसीडर करेंगे? द आंसर इज नो, उसे आप इग्नोर कर देंगे। हमें अपनी परफॉर्मेंस मेजर किस पर करनी है? एनएवी या फेयर वैल्यू पर बेसिस पर करनी है। ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मुद्दा था। एक और इससे कनेक्टेड मुद्दा था, क्या इन्वेस्टमेंट एंटिटी का स्टेटस बदल सकता है? अगर एक एंटिटी सीजेस टू बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इसको छोड़ो, मुझे बताओ, अगर एक एंटिटी सीजेस टू बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो एग्जम्पशन रहेगी कि खत्म हो जाएगी? भाई पहले वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, आज इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, एग्जम्पशन खत्म हो गई। अगर उस पर एग्जम्पशन नहीं है तो यू विल स्टार्ट क्या? कंसोलिडेशन। क्या कंसोलिडेशन कहां से करोगे? बैकडेट से करोगे कि आज से करोगे? कंसोलिडेशन की डेट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? आज की डेट ऑफ एक्विजिशन लोगे। इस पर ना प्रैक्टिकल सवाल बन सकता है, पूछा कभी नहीं है ना, मैंने एग्जांपल में डाला। बन सकता है कि नहीं बन सकता? सारा सवाल ही बदल जाएगा। पुरानी डेट ऑफ एक्विजिशन बेकार होगी, आज की डेट ऑफ एक्विजिशन काम की होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बट आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। अच्छा, एक एंटिटी अगर मान लो आज से बन गई है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, आज से पहले तक कंसोलिडेट होती थी, आज से बन गई है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो क्या करोगे? जो तुम तो ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहे थे, अब मैंने कहा उसको रीवैल्यू कर लो, तो हम स्टॉप कर देंगे कंसोलिडेशन पर। मोहित, हाउ टू स्टॉप कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन स्टॉप करने का तरीका क्या है? LOC, लॉस ऑफ कंट्रोल मानोगे, और लॉस ऑफ कंट्रोल मानकर आप उसे क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। और आपकी जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उसको किस पर लेकर आओगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गई है, तो बताओ बची हुई इन्वेस्टमेंट किस पर ले आओगे? एट फेयर वैल्यू। आइए रीड कर लें इसको फटाफट से। अगर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो थी वो सीजेस टू बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो आज ही उसकी डेट ऑफ कंसोलिडेशन है और आज ही डेट ऑफ एक्विजिशन है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाती है तो स्टॉप कंसोलिडेटिंग, आप उसे एलओसी लो और इन्वेस्टमेंट को किस पर रिकॉर्ड कर लो? एट फेयर वैल्यू। इसके ऊपर भी आपके पास एक ही क्वेश्चन काम का है, बाकी कोई क्वेश्चन काम के नहीं है। एक और थ्योरेटिकल डिस्कशन, क्योंकि इतने सारे तो थ्योरी की बातें थी। JO और JV में हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे करें, क्योंकि ये भी आपके पास सवाल आते हैं। और इस पर तो देखो बड़े सारे सवाल है। क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर कितने सारे सवाल है इसी मुद्दे पर कि JO कौन और JV कौन? ठीक है, तो सिर्फ इसके अंदर देखो, सीधी सीधी बात है। अगर कोई ज्वाइंट अरेंजमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो ज्वाइंट ऑपरेशन है। कल एक सवाल किया था हमने क्लास में, जिसके अंदर हमने ऑयल एंड नेचुरल गैस का कोई ब्लॉक था जिसको हमने ट्रीट किया था। हमने उसके अंदर उसे क्या लिया था? वो अनस्ट्रक्चर्ड था। तो क्या लिया था हमने उसको? हमने अपने पास उसे ज्वाइंट ऑपरेशंस की तरह रिकॉर्ड किया था। तो मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो था, क्या वो शेयर ऑफ एसेट, शेयर ऑफ लायबिलिटीज का था? द आंसर इज यस। हैड इट बी ज्वाइंट वेंचर, बताओ, अगर ये ज्वाइंट वेंचर होता तो ऐसे में मैं जो उसे अक्वायर करता, क्या मैं शेयर इन एसेट, शेयर इन लायबिलिटी अक्वायर करता कि इन्वेस्टमेंट अक्वायर करता? फिर मैं इन्वेस्टमेंट अक्वायर करता। और फिर मैं इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड करता? फिर इंडिया 27 लग जाता और मैं कितने पे रिकॉर्ड करता? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता। या अगर मेरी पॉलिसी होती फेयर वैल्यू की, तो मैं फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करता। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट उस सवाल में वो अनस्ट्रक्चर्ड था। तो अनस्ट्रक्चर्ड सारे के सारे हमेशा क्या होंगे? अनस्ट्रक्चर्ड हमेशा क्या होंगे? दे विल बी ऑलवेज ज्वाइंट ऑपरेशन। अब बारी आ गई स्ट्रक्चर्ड। अब भाई स्ट्रक्चर के अंदर भी बड़ा झोलमाल है। स्ट्रक्चर कर दिया और उसके आगे वो ले कह रहा है कि भाई साहब स्ट्रक्चर तो ये है, पर इसके अंदर जो ये बिल्डिंग है वो मेरी है, इसके अंदर ये जो एसेट है वो मेरा है, इसके अंदर ये जो लायबिलिटी है वो उसकी है, इसमें ये जो एसेट है वो उसका है। कमाल है। तो क्या आपको लगता नहीं स्ट्रक्चर झूठा है? भाई आपने बेसिकली हमारे को जब मैंने कह दिया ये मेरा है ये तेरा है, फटाफट से बताओ। जब तुम घर में अपने छोटे भाई बहनों से लड़ते थे कि ये खिलौना मेरा है ये खिलौना मेरा है, तो मम्मा पापा क्या बोलते थे? नहीं बेटा, सब कुछ सबका है, यही बोलते थे ना। सब कुछ सबका है, यही बोलते थे अपने पास। मम्मी पापा बोलते थे कि तुम्हारा नेट एसेट पे अधिकार है, पर तुम क्या बोलते थे?
छोड़ो जी नेट एसेट, मेरा तो वो जो सामने उसके पास टॉय रखा है, मेरा उस पर अधिकार है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब जब आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि हम उसके अंदर उस पर्टिकुलर एसेट के लिए ही या उस लायबिलिटी के लिए हम ही जिम्मेवार माने जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड होने के बाद भी ज्वाइंट ऑपरेशन बोलेंगे। नंबर 2, अगर मान लो उस एग्रीमेंट में लिखा है कि जो भी इसकी आउटपुट आएगी, मोस्टली, मेजॉरिटी, प्रतिशत डिफाइंड नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द आउटपुट विल बी कंज्यूम्ड बाय द पार्टीज टू जॉइंट अरेंजमेंट। जो जॉइंट अरेंजमेंट की पार्टीज है वही उसकी मेजॉरिटी आउटपुट लेंगी। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने 2-3 बार सवाल पूछा कि वो आउटपुट को बाजार में अपने भाव पर बेचना चाहे या उसका भाव वो खुद भी करना चाहे, इससे कोई फर्क पड़ता है? भाई आउटपुट अगर मेरी है, मैं उसे खुद कंज्यूम करूं कि मैं उसे बाजार में बेचूं या मैं उसे महंगा बेचूं कि सस्ता बेचूं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो उस आउटपुट को बेचने का अधिकार पार्टीज का है ही नहीं, उस आउटपुट को बेचने का अधिकार उस स्ट्रक्चर्ड एंटिटी का है और मेरा अधिकार उस स्ट्रक्चर्ड एंटिटी के नेट प्रॉफिट में है, तो बताओ फिर इन दैट सिचुएशन क्या बन जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट वेंचर। तब ये ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा। ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग ट्रीट, अच्छा पहले एक बार रीड करा दें आपको। ये फिर बंद हो गया, चलो खुल गया। हाँ जी, तो मैंने कहा अगर पार्टीज के पास स्पेसिफिक राइट्स हैं तो ज्वाइंट ऑपरेशन, उसके पास अगर आउटपुट के राइट हैं तो ज्वाइंट ऑपरेशन। ये सवाल इसके हैं, और अगर बाकी केसेस हैं तो ये सवाल ज्वाइंट वेंचर के हैं। दो क्वेश्चन करने के लिए एक बात बताओ, अगर तुम मान लो इसके बाद भी, इन वीडियोस के बाद भी तुम ये कहो नहीं चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बड़ा है क्या भाई? इतना ही तो पॉइंट है, जरा देखो। क्या जब क्रक्स निकल रहा है तो क्रक्स तो इतना ही निकल रहा है ना, क्रक्स तो इतना ही है, इतनी कथाओं का हमने इसके ऊपर आधी आधी क्लास लगा रखी है डिटेल में समझने के लिए। लेकिन बात तो यही है ना, एंड नाउ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई इतना चक्कर तो नहीं था, सिवाय इसके कि कंटेंट ज्यादा है, और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो आई होप आप डेफिनेटली एक बार इसको पूरा वीडियो देखने के बाद फिर और बार बार रिवाइज करते रहोगे, और केवल वीडियो ही सुनोगे कि सवाल भी करोगे। भाई साहब ये जो सवाल मार्क कर रखे हैं वो तुमने ही करने हैं, मैंने नहीं करने हैं, ओके? वापिस आइए। अच्छा, अभी इसके अंदर की इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो फिर आगे होगा, ठीक है? मेरे को लगा इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके बाद होगा। अच्छा, एक और कोई अदर भी है, एक्विजिशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है? फटाफट से बताओ, एक्विजिशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है? वो जाएंगे हमेशा P&L में। ये भी इक्का दुक्का क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था, इसका अपना क्वेश्चन नहीं आता है, इसका कहीं ना कहीं किसी बड़े क्वेश्चन में इसका हिस्सा आता है। डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी होती है भाई? ये भी क्वेश्चन आपके पास आया था। डेट कौन सी होती है? जिस दिन आप पीसी पे करते हैं या एसेट ऑब्टेन करते हैं या आपके पास डायरेक्ट करने की पावर आती है, और अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है जो कि सब्सटेंटिव है, तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलती तब तक हम मानते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। इसके अंदर बेकार के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन काम का है, उसको आप देख लेंगे, ओके? अब आ गया जी मेरे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी मैं CFS की ही बात कर रहा हूं, मैं अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? CFS की ही बात कर रहा हूं। मैंने अभी जितनी भी बातें करी, क्या वो सब थ्योरेटिकल बातें थी? कि JA क्या होता है, JO क्या होता है, JV क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है, कब इन्वेस्टमेंट एंटिटी बदलती है, एग्जम्पशन कौन कौन सी है? यही तो थ्योरी है, और तो कुछ नहीं है। और ये थ्योरी क्या इटसेल्फ में एग्जाम में आ सकती है? ऑफ कोर्स 4-5 नंबर की आ सकती है, बट आज के ट्रेंड को देखते हुए क्या मैं कह सकता हूं कि ये थ्योरी 4-5 नंबर की किसी बड़े क्वेश्चन में फिक्स करके वो दे सकता है? द आंसर इज यस, दैट कैन अफेक्ट योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एज वेल। नाउ कम टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। ये एसोसिएट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एसोसिएट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? जॉइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? भाई हमको ये 3 बातें मुख्य रूप से पढ़नी है। अच्छा, मैंने यहां पर अपने पास उन तीनों बातों में सबसे पहले किसके बारे में बात करनी शुरू कर दी है? सबसे पहले बात करनी शुरू कर दी है एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के बारे में।
क्या एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर में इक्विटी मेथड अप्लाई होता है? द आंसर इज यस. नाउ आई नीड योर अटेंशन. फॉर एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स आपका ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया. मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, इट्स वेरी चैलेंजिंग. थियोरेटिकली तो हम लोग आपको वीडियो से रिवाइज करा सकते हैं, बट जब प्रैक्टिकल आ जाता है ना, तो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे होता है. बिना सवालों के ये आपको कम समझ में आएगा. इसका मतलब जरूरी है कि सवाल किए जाएं. मेरे बोलने से इससे कोई फायदा नहीं होगा. थ्योरेटिकल पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती है, अकाउंट्स में ये दिक्कत है. इसलिए आपको समझना है कि यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी वेल. इक्विटी मेथड में क्या होता है? इक्विटी मेथड में हम इन्वेस्टमेंट्स को रीमेजर करते हैं. फटाफट से बताओ किस पर रीमेजर करते हैं? एट फेयर वैल्यू या एट नेट एसेट वैल्यू प्लस गुडविल? हम किस पर रीमेजर करते हैं? एट नेट एसेट वैल्यू प्लस गुडविल. हम इस पर मेजर करते हैं. इक्विटी मेथड किन पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है फॉर एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स. मैंने ठीक बोला कि गलत बोला? ये लगाया जाता है फॉर एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स. मैंने ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला ना. ऑपरेशन पे नहीं लगता है, ऑपरेशन पे कुछ और लगता है. अंडर इक्विटी मेथड हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स को एट कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं. जो कॉस्ट होगी वो कहां से निकाली जाएगी? वो इंड एस 27 में निकाली जाएगी. कॉस्ट के ऊपर भी इंड एस 103 में कुछ चर्चाएं हैं कि कॉस्ट कैसे ढूंढी जाती है. कॉस्ट को बाद में बताएंगे. हमने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट से स्टार्ट करना है. अगर कभी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ना आ रही हो, पहले से फेयर वैल्यू पर आ रही हो, तो क्या आपको आप पहले अपना फेयर वैल्यू का प्रॉफिट रिमूव कर देंगे? फटाफट से बताओ. अगर इन्वेस्टमेंट पहले से ही फेयर वैल्यू पर आ रही हो, तो क्या आपको अपने पास इक्विटी मेथड लगाने के लिए फेयर वैल्यू में इक्विटी मेथड लगा दोगे कि पहले फेयर वैल्यू को एलिमिनेट करोगे? तो फेयर वैल्यू को हम पहले एलिमिनेट कर देंगे. इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किया हमने. ओके, वी ऑलवेज स्टार्टेड विद द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट बिकॉज कभी भी इसके ऊपर सवाल नहीं था. सब्सिडरी में इस पर सवाल थे, एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर पे कोई सवाल इस पर नहीं था. जब मैं बात आती है कि इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, तो इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं. क्या क्या? हम इसमें 3 चीजों का अपना शेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? शेयर. हम वो शेयर डालते हैं. तो शेयर हमारे पास जो होगा, शेयर किसका होगा? इन दी प्रॉफिट्स, जो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन है. क्या शेयर इन ओसीआई भी होगा? द आंसर इज यस. क्या शेयर इन, अगर मान लो एसोसिएट के सोकी में कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट डायरेक्ट आ गई है, जैसे उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी आइटम्स हैं जो सोकी के अंदर डायरेक्टली एडजस्ट हो जाती हैं? वेरी गुड रोनित. जैसे कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन पॉलिसी हैं. बस एक ही बच्चे ने बताया. जैसे कि आपको याद है, एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इसमें दिया हुआ है कि हमने एनसीआई को बेचा था. जब एनसीआई को बेचा हमने, तो हमें उस पर गेन आ गया था. मुझे फटाफट से बताओ, जब आप इन एनसीआई को बेचते हैं या एनसीआई को खरीदते हैं, तो उसमें होने वाला गेन और लॉस क्या ओनर्स का होता है? क्या उसका होने वाला गेन और लॉस ओनर्स का होता है? आंसर इज यस मोहित. तो अगर वो ओनर्स का होता है, तो क्या वो पीएनएल में आता है या वो डायरेक्ट सोकी में जाता है? वो डायरेक्ट सोकी में जाता है. जब आप इन्वेस्टमेंट को लेकर आओगे एट इक्विटी मेथड, तो क्या उसका भी शेयर आपको अभी बुक करना पड़ेगा? द आंसर इज यस. अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट को इस शेयर से एडजस्ट करेंगे, तो इसका सेकंड इफेक्ट भी तो कहीं होगा. आइए देखें. ये फिर बंद हो गया. खुल जा सिम सिम. बच्चों को मेरा पासवर्ड दिखाई दे रहा होता है? नहीं दिखाई देता, क्यों? चलिए, तो मैंने कहा हम अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे इन एसोसिएट्स, और इसके अंदर हम शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट भी लेंगे, शेयर इन ओसीआई भी लेंगे, शेयर इन डायरेक्ट चेंजेस भी लेंगे. और मुझे बताइए इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर होगा? फटाफट से बताओ. जो पोस्ट का प्रॉफिट है उसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सीपीएल में. और अगर आप सीपीएल बना ही नहीं रहे, तो कंसोलिडेटेड इक्विटी में. डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स? अगर आपने ओसीआई का शेयर कोई रिकॉर्ड किया है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? ओसीआई में. अगर आप ओसीआई बना ही नहीं रहे, तो कंसोलिडेटेड इक्विटी में. और अगर मान लो शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ डायरेक्टली सोकी के अंदर एडजस्ट किया है, तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? ये सोकी में चला जाएगा. ये मैंने एग्जांपल दिए, जैसे कि सेल ऑफ एनसीआई करते हो,
गेन जो भी आता है वो डायरेक्ट सूकी में जाता है, ये डायरेक्ट चेंज का एग्जांपल था। पीपीआई आइटम हो सकती है, रेट्रो पॉलिसी हो सकती है, सब पीपीआई के आइटम्स इसमें कवर होंगी। क्या आप अपनी गुडविल को अगर इंपेयर करेंगे तो उसे माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट में? द आंसर इज यस। क्या अगर एसोसिएट ने डिविडेंड पे कर रखा है तो उसका डिविडेंड भी एलिमिनेट हो जाएगा? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ इन दोनों का सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? इन दोनों का सेकंड इफेक्ट आएगा सीपीएल में या कंसोलिडेटेड इक्विटी में, वहां पर इसका इफेक्ट आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? गिन के इतनी एडजस्टमेंट हो गई, बताओ कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम होती हैं बस अधिकतम। अगर रटाई लगाना हो तो कितनी आइटम होती हैं? 6। और क्या इन 6 की 6 चीजों का सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है? इन 6 की 6 चीजों का सेकंड इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है, तभी तो बैलेंस शीट टैली होती है हमारे पास। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज लॉस भी एडजस्ट होता है। लेकिन पहली बात तो ये नोटिस करें, क्या मैंने ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है शेयर ओनली, कि आप केवल अपने शेयर की बात करते हैं, यानी यूपी निकाल के फिर अपना शेयर निकालते हो, वो एडजस्ट करते हो। नंबर 2, यहां कौन सा वाला लिखा है मैंने? केवल और केवल डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाले को हमने अलग लिखा हुआ है, अपस्ट्रीम वाले को हमने अलग लिखा होगा। ये देखो कि अगर अपस्ट्रीम वाला होगा तो डायरेक्टली कहां एडजस्ट होगा? कंसोलिडेटेड इक्विटी एंड स्टॉक में होगा, और ये सीना में नहीं जाएगा। सीना में आप यूपी को नहीं डालेंगे। एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सीना में वो डालने जरूरी है, ये बात हमने आपको बता रखी है। एनीवे तो मैंने कहा अपने पास डिविडेंड पेड को एलिमिनेट करोगे, यूपी को लेके आओगे, यूएल को लाओगे। यूएल के अंदर एक और भी कंडीशन है, बताओ क्या? अगर मान लीजिए मार्क बाजार में मंदी आ गई है और हमने इसलिए माल सस्ता बेचा है, तो यहां पर आएगा क्या? बाजार में ही सस्ता बेचा क्योंकि मंदी आ गई है, तो वो यहां पर नहीं आएगा। यहां पर तभी आएगा अगर मान लीजिए बाजार में मंदी नहीं थी और हमने फिर भी सस्ता बेचा, तो ये अनरियलाइज लॉस एलिमिनेट होगा। अगर बाजार में मंदी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर ये कभी नेगेटिव हो जाए, अगर ये कभी नेगेटिव हो जाए तो क्या आप इसको इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ एसोसिएट को एडजस्ट कर दोगे? फटाफट से बताओ, नेगेटिव आने ना दोगे? नेगेटिव अगर होगा तो किसके साथ एडजस्ट करोगे? इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर को। अगर और भी नेगेटिव आ जाए तो फिर किसके साथ एडजस्ट करोगे? लॉन्ग टर्म लोन के साथ एडजस्ट करोगे। और फिर भी नेगेटिव आ जाए तो क्या बाकी नेगेटिव को इग्नोर कर दोगे? द आंसर इज यस। इन सबको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ऐसी प्रेजेंटेशन होती है नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की, जहां पर ये तीनों चीजें आती हैं और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा हुआ है। आशीष कह रहा है बाकी नेगेटिव क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? द आंसर इज यस, बट कैरी फॉरवर्ड का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड ओनली मींस कि आपने उसे इग्नोर कर दिया। ओके, सपनों में कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ओके, सपनों में आप उसको दिखाते हैं, जो दिख गया दिख गया, जो नहीं दिखा वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो उस सपने में नहीं आएगा। अगले दिन फिर से क्यूमुलेटिव सपना लोगे और क्यूमुलेटिव सपने में वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बट चूंकि रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं तो उन रेपिटेटिव क्वेश्चंस में से मैंने सिर्फ हाईलाइट कर रखे हैं। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कर लो और ये 2-3 क्वेश्चन कर लो, बस इतने क्वेश्चन करने, बाकी सब रेपिटेटिव हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप इनके स्थान पर 95 के स्थान पर अगर आपको मैं 182 करना चाहता हूं तो भी कर सकते हो? द आंसर इज यस, बिकॉज बोथ आर सेम। यानी वो एक लाइन में लिखने का मतलब है दीज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर। ओके, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको करना हो आप सारे करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या एसोसिएट की लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होती है? द आंसर इज नो। गुडविल को आप इन्वेस्टमेंट्स के साथ शो करते हैं? द आंसर इज यस। क्या जीबीपी को शो करते हो? जीबीपी को शो नहीं करते हो। फिर इसके बाद सीना आपको अभी भी बनाना पड़ सकता है, तो सीना जरूर बनाइएगा अगर आपको आवश्यकता लगती हो। अगर आपको नहीं लगता हो तो मत बनाना। कॉन्ट्रा का इफेक्ट हमारे पास कहीं पर भी नहीं होता है इन द केस ऑफ एसोसिएट्स। थियोरेटिकल पॉइंट है, लेकिन अगर मान लो एसोसिएट और पेरेंट में गैप हो तो क्या 3 महीने का गैप बैलेंस शीट में अलाउड है? द आंसर इज यस। क्या पॉलिसीज को यूनिफॉर्म करना पड़ता है एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के लिए भी? द आंसर इज यस। अगर अनरियलाइज्ड लॉस ड्यू टू मार्केट कंडीशंस हो तो क्या उसको इग्नोर कर देंगे? द आंसर इज यस। इस पर ये फुल क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनमें से मैंने एक क्वेश्चन क्लास में कराया था। ये क्वेश्चन डिप्लोमा आईएफआरएस के हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क सेशन में अभी तक नहीं करवाए हैं, तो क्या मैं आपको इसके वीडियोस ही दे दूं सीधा सीधा?
इसके वीडियोस ही दे दूं, क्योंकि मैंने आपका इसका होमवर्क सेशन नहीं कराया और मुझे अभी इसके अंदर कोई नजदीक पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, तो मुझे लगता है मैं आपको इनके सॉल्यूशंस जो है वीडियोस पर एलएमएस में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन डिप्लोमा आईएफआरएस के हैं, दे कैन बी फेयरली इग्नोर्ड ऑल्सो, आप इनको छोड़ भी सकते हो, मैंने इनको हाईलाइट नहीं कर रखा है। अगर कभी एसोसिएट हमारी सब्सिडरी बन जाए, तो वैसे तो ये बात बड़ी पुरानी है, अगर कोई सब्सिडरी बन जाए तो क्या एसोसिएट हट जाएगी और सब्सिडरी बन जाएगी? फटाफट से बताओ। क्या वो सब्सिडरी बन जाएगी तो फेयर वैल्यू पर आएगी? फटाफट से बताइए। जब किसी सब्सिडरी का जन्म होता है तो क्या फेयर वैल्यू पर आती है? द आंसर इज यस। और डिफरेंस क्या आ जाता है? गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट। लेकिन इसमें एक बड़ी मजे की बात थी और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था जो हमने किया था। क्या ओसीआई को पी&एल में डालना या अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में डालना जरूरी है, जो कि आपके एसोसिएट से आ रहा था? तो उसके अंदर ना 2-3 क्वेश्चंस थे। इन्हीं में से है, मतलब ये जो लिखे हुए नंबर 30, 162 इन्हीं में ही है वो क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें पता क्या था कि एसोसिएट बन गई सब्सिडरी, तो एसोसिएट का शेयर इन प्रॉफिट आ रहा है, तो बताओ उस शेयर इन प्रॉफिट का फिर क्या किया हमने? हमने उसे, अगर वो रिसाइक्लेबल है तो कहां चला जाएगा? पी&एल में। अगर वो रिसाइक्लेबल नहीं है तो कहां चला जाएगा? अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। वैसे अगर आप ये एंट्री नहीं भी डालोगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी? फटाफट से बताओ। अगर आप ये एंट्री नहीं भी डालोगे तो क्या बैलेंस शीट टैली हो जाएगी? बिल्कुल टैली हो जाएगी भाई, आप यहां से हटाकर वहां डाल रहे हो तो टैली तो हो जाएगी। इसका मतलब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में पॉइंट नहीं आता, इसका डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसोसिएट की कन्वर्जन पर इसका क्या होगा। बाकी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता, बट आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है। ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट वेंचर का ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया कि भाई एसएफएस में तो आप इन्वेस्टमेंट को 27 नंबर के हिसाब से करो, सीएफएस और इक्विटी में लेकर आओ। ज्वाइंट ऑपरेशन का रह गया कि ज्वाइंट ऑपरेशन का ट्रीटमेंट क्या है। हम अपने एसएफएस में, इसमें सीएफएस होता ही नहीं है, हम एसएफएस में ही क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर इन एसेट, शेयर इन लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस, हम शेयर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मान लो एक पार्टी है, वो ऑपरेटर नहीं है, तो क्या तब भी हम अपना शेयर रिकॉर्ड करेंगे? कल एक क्वेश्चन किया था आपने, जो गैस ब्लॉक वाला क्वेश्चन था, क्या उसमें जो जेड था वो उसमें ऑपरेटर था? वो ऑपरेटर ही नहीं था, काम तो कोई और ही कर रहा था सारे के सारे, वो उसकी एक मात्र पार्टी था। तो जो पार्टी होती है, क्या वो भी अपने पास शेयर रिकॉर्ड करती है? द आंसर इज यस, वो भी अपना शेयर इन एसेट, शेयर इन लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है। अच्छा, तो यहां पर आ जाइए, हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे एसेट लायबिलिटी। अगर कोई एसेट लायबिलिटी पर स्पेसिफिक राइट है तो आप स्पेसिफिक राइट को रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जहां पर स्पेसिफिक राइट वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जॉइंट ऑपरेशन में और पार्टीज में आपस में ट्रांजैक्शन होती है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। वो 2 क्वेश्चन शायद ऊपर लिखे हुए हैं, इनमें से वो 2 क्वेश्चन है। 84 और 85 है। वो जो 2 क्वेश्चन थे वो क्या थे कि हमने अपने पास एक जॉइंट ऑपरेशन था और जॉइंट ऑपरेशन को हमने क्या बना दिया? हमने जॉइंट ऑपरेशन को बना दिया अपने पास अपना एक मशीन जॉइंट ऑपरेशन में डाल दी थी। तो मान लीजिए मेरी एक मशीन एक जॉइंट ऑपरेशन में जा रही है, तो क्या जब वो जॉइंट ऑपरेशन में नहीं थी तो मेरे पास वो शेयर इन मशीन आ रही थी कि मशीन आ रही थी? मेरे पास तो मशीन आ रही थी, पर अब वो जॉइंट में चली जाएगी, तो बताओ सबसे पहले स्टेप पर क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप पर मशीन को क्रेडिट करो और उसके 2 भाग कर दो। क्या? शेयर इन मशीन, शेयर इन मशीन, दोनों भाग हो गए। फिर उसके बाद जो शेयर इन मशीन आपने बेचा, जिसको बेचा उसे बेच दो, तो शेयर इन मशीन क्रेडिट कर दो, जितने का बेचा उतना पैसा बैंक में ले लो और डिफरेंस गेन और लॉस डाल दो। जो आपके हिस्से का शेयर है, क्या उसका गेन और लॉस आप रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो। अपने हिस्से का गेन और लॉस रिकॉर्ड नहीं करोगे, पर अपने हिस्से का लॉस रिकॉर्ड करोगे यदि बाजार में मंदी आ गई है। अपने हिस्से का लॉस एक ही केस में रिकॉर्ड होगा, बताओ कब? अगर उसमें मंदी आ गई है तभी रिकॉर्ड होगा, अन्यथा नहीं।
खरीदने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती, वो शेयर इन एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बेचने वाले में दिक्कत होती है कि पहले अपने एसेट को स्प्लिट कर दो, फिर उसको बेच दो, और अगर मान लो अपने हिस्से में लॉस है, डिक्लाइन है, तो आप उसको भी रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट है विच इज हेल्ड फॉर सेल, ये बिल्कुल बेकार का सवाल है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। जिस दिन हम उसको हेल्ड फॉर सेल करते हैं, हम उसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे? तो मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आपको मालूम है एक इंड एएस है, कौन सा नंबर है? इंड एएस 105, जो आपको एक जनरल बात करता है। 101 नहीं है, 105 है रोनित। वो कहता है अगर आप कभी भी अपने एसेट को हेल्ड फॉर सेल रखते हैं या हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड करते हैं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैंने अपनी एसोसिएट को ही बेचने के लिए रखा हुआ है, तो क्या ये भी एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में आएगी? द आंसर इज यस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ है तो आप उसे भी लेस कॉस्ट टू सेल पर लेकर आओगे। अच्छा, जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए नहीं रखी हुई है, क्या अभी भी इक्विटी मेथड पर आती रहेंगी? द आंसर इज यस। बाद में आपने उसे बेच दिया, फटाफट से बताओ, अगर आपने बाद में उसे बेच दिया, आपने इस इन्वेस्टमेंट को बाद में बेच दिया, तो फटाफट से बताइए, जब बेच देंगे तो जो बिकना था बिक गया, उसका प्रॉफिट लॉस डाल दो जो आपको पीएनएल में आ रहा है। बचा हुआ अमाउंट जो है, अगर वो अभी भी एसोसिएट है तो इक्विटी मेथड लगाना, और अगर वो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड नहीं है तो आप फेयर वैल्यू लगाना। और अगर आपका दिमाग घूम गया, आपने कहा मैं सेल ही नहीं करूंगा, कोई पहले भी एसोसिएट थी और आपने कहा मैं सेल ही नहीं करना है, तो क्या अभी भी इक्विटी मेथड चलता रहेगा? तो वापस इक्विटी मेथड पर ले आएंगे, यानी फेयर वैल्यू लेस सीटीएस से घुमाकर फिर से इक्विटी मेथड पर ले आएंगे। 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप इनको देख सकते हैं। हमारे पास इतना ही पार्ट था इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ कम्स योर पार्ट 3, बिजनेस कॉम्बिनेशन। कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? तो मुझे फटाफट से बताओ, बिजनेस कॉम्बिनेशन में कितनी चीजें थी हमारे पास? बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक तो था मीनिंग ऑफ बिजनेस, जो कि एक थ्योरी है। एक था एसेट एक्विजिशन। क्या एसेट एक्विजिशन आउट ऑफ स्कोप ऑफ 103 है? द आंसर इज यस, ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ 103 है। एक्विजिशन अकाउंटिंग, एक्विजिशन अकाउंटिंग तो एक्विजिशन अकाउंटिंग क्या यही मेन है? एक्विजिशन अकाउंटिंग ही तो सबसे ज्यादा मेन है। फिर क्या कॉमन कंट्रोल पर भी आपने बड़े सारे सवाल देखे कि कॉमन कंट्रोल पर भी इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है? हाँ। क्या रिवर्स एक्विजिशन पर भी सवाल पूछता है? हाँ, हालांकि लिमिटेड है, इस पर क्वेश्चन जो है वो क्या है? लिमिटेड है। सबसे पहले आ गया एसेट एक्विजिशन। अच्छा, ये नोट्स मैंने ना पहले लिख दिए हुए थे और मेरे पास उस वक्त तक पता नहीं था मुझे कि इस पर एक क्वेश्चन है। इस पर कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1। अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 किसका है? एसेट एक्विजिशन का। मैं आपको हमेशा कहता रहा कि एसेट एक्विजिशन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एसेट एक्विजिशन। ओके, तो अपने नोट्स में इसको ऑल्टर कर लेना। मैंने एसेट एक्विजिशन का क्वेश्चन 1 किसी और जगह पर डाल दिया होगा, मैंने मीनिंग ऑफ बिजनेस में डाल दिया होगा। ओके, तो आप इसको ठीक कर लेना। एसेट एक्विजिशन होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे? नीले पेन की चीजों को देखें। जितने पैसे आपने पे कर दिए, जितने आपने एसेट फेयर वैल्यू पर दे दिए, जितनी आपने शेयर कैपिटल दे दी, जितना आपका प्रीमियम है, इवन जो आपने खर्चा कर दिया, जब आपने एसेट एक्वायर किया है, मतलब वो धंधा क्या है? वो धंधा नहीं है। आपने कहा वो धंधा नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर एक चीज धंधा नहीं है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी इन सच वे कि वो धंधा नहीं है। धंधा क्या होता है उसकी अलग चर्चा कर रखी है। उसमें होता है इनपुट होनी चाहिए, सब्सटेंटिव प्रोसेस होनी चाहिए, कैपेबिलिटी एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट होनी चाहिए। हमने जो खरीदा है उसमें ना कोई हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ना उसमें कोई एबिलिटी टू जनरेट है। हमने तो रियल में क्या खरीदा है? हमने तो एसेट खरीदे हैं। तो वट एवर कंसिडरेशन यू आर पेइंग, that will not be attributed to goodwill, that will be just allocated to the net assets in the ratio of assets and liability fair value, including cost of acquisition। DTA डिटेल बनेगा कि नहीं बनेगा?
डीटीए डीटीएल बनेगा कि नहीं बनेगा? सोनिया ने कहा बनेगा। सोनिया, डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। डीटीए डीटेल क्यों नहीं बनता है? डीटीए डीटेल नहीं बनता है, इसके ऊपर इंड एस 12 में कोई पॉइंट आता है, वहां उसकी एक्सेप्शन है, इसलिए नहीं बनता है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हाँ, गुडविल भी नहीं आती, एक बच्चे ने कहा गुडविल भी नहीं आएगी। तो जितने की आपकी कंसिडरेशन है उसे आप किस रेशो में एलोकेट कर दोगे? रेशो ऑफ फेयर वैल्यू, जिसमें लायबिलिटी की रेशो क्या लेनी है आपने? नेगेटिव वाली रेशो लेनी है। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसे आप घर पे कर लेंगे। अब बारी आ गई एक्विजिशन अकाउंटिंग की। ध्यान से, हाँ बिल्कुल मोहित, अगर मान लो बाद में आप चाहें तो उस एसेट के अगर वैल्यूज ज्यादा है तो आप उसको इंपेयर भी करेंगे। पहले तो ये बताओ, एक्विजिशन अकाउंटिंग अप्लाई कहां होती है? एक्विजिशन अकाउंटिंग अप्लाई कहां होती है? तो ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर फोटो बनाने का प्रयास किया है। पेरेंट ने सब्सिडरी खरीदी, फटाफट से बताओ। पहले तो ये बताओ, पेरेंट ने इन्वेस्ट कर दिया इन सब्सिडरी, क्या ये धंधा है? क्या ये धंधा है? आपने तो इन्वेस्टमेंट खरीदी है। द आंसर इज यस, ये धंधा है। क्यों धंधा है? क्योंकि रियलिटी में द मोमेंट आपने अपने पास ये कह दिया कि कंट्रोल है, तो कंट्रोल है तो क्या पी अपने साथ एस को जोड़ने वाला है? द आंसर इज यस। तो क्या एस जो है वो एक धंधे की डेफिनेशन को मीट कर रहा है? द आंसर इज यस। इसलिए कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसोलिडेशन किया जाएगा? 103 के हिसाब से कंसोलिडेशन करेंगे। 103 में क्या होती है? एक्विजिशन अकाउंटिंग। हम उसके हिसाब से इसे ट्रीट करेंगे। इसमें एक कंपनी होती है वो पीसी पे करती है। फटाफट से बताओ, पीसी किसको पे करती है? शेयर होल्डर्स ऑफ अनदर कंपनी, और वो अपने शेयर्स इसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्या अनदर कंपनी पिक्चर में आती है कि नहीं आती है? क्या अनदर कंपनी पिक्चर में आती है? द आंसर इज नो। अनदर कंपनी तो पिक्चर में ही नहीं आती है। हमने पैसे दिए हैं किसको? शेयर होल्डर को दिए हैं। हमने सीधे सीधे पैसे किसको दे दिए? हमने पैसे दे दिए शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर ने हमें शेयर दे दिए, तो हम बाजार से शेयर खरीद कर आए हैं। दैट्स इट, बस वो बन गई हमारी सब्सिडरी। क्या ये वाले क्वेश्चंस पर एक्विजिशन अकाउंटिंग अप्लाई होती है, ये आपको पता है? हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि मैंने 80% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के कर रखे हैं? 80% क्वेश्चन एक्विजिशन अकाउंटिंग की इसी पर है। मैंने ऐसे ही 80% बोल दिया, कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना कर रखी है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जहां पर आप धंधा खरीदते हैं पर आप दूसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी नहीं बना रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी नहीं बना रहे? आप उसे क्या कर रहे हैं? खाली खाली उसको टेक ओवर कर रहे हैं, उसके धंधे को। फिर से कल वाला एग्जाम्पल, फिर से, क्योंकि बाई चांस कल वाले एग्जाम्पल लेटेस्ट याद है। क्या हमने दूसरे का धंधा अक्वायर किया था, उसे सब्सिडरी बनाई थी हमने? क्या दूसरे का धंधा अक्वायर किया था, हमने उसको सब्सिडरी बनाया था? नहीं, हमने सब्सिडरी नहीं बनाया था, हमने उसका धंधा अक्वायर कर लिया था। दैट्स इट। इसका मतलब धंधे डायरेक्ट भी एक्वायर होते हैं। इस पर 2-3 क्वेश्चन हमने और भी किए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। जब हम धंधा खाली एक्वायर करते हैं, एक तो कल किया था हमने क्वेश्चन, एक मैंने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर मेरे एग्जाम्पल में मैंने कोई डिवीजन अक्वायर की थी। मैंने कहा मैंने डिवीजन अक्वायर कर ली, तो भाई जिसको डिवीजन को अक्वायर कर लिया तो सब्सिडरी थोड़ा बन गई दूसरी कंपनी। आपने डिवीजन अक्वायर करी और आपने उसके पैसे दे दिए। अच्छा ये बताओ इसमें जो कंसिडरेशन है किसके पास आएगी? अगर मान लीजिए हमने कोई धंधा दिया और पैसे लिए, तो इसमें क्या दोनों एक के साथ ही हो रहे हैं? ये दूसरी कंपनी के साथ हो रहे हैं। नोटिस कर रहे हैं, ये कंपनी के साथ हो रहा है। कंपनी को आपने कोई चीज बेची है, कोई चीज के पैसे ले लिए हैं। डी मर्जर में बस ये शक्ल बदल जाएगी। बताओ डी मर्जर में क्या होगा? डी मर्जर में ऐसा होगा ये और ये। ओ अच्छा अच्छा, डी मर्जर में ऐसा हो जाएगा। ओके, बाकी अगर डीमर्जर ना हो तो हमने सामान दिया और हमने उसके पैसे ले लिए, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। फिर एक और भी केस किया था हमने। हमने कहा अगर हमने कंपनी को, दूसरी कंपनी को बंद ही कर दिया, हमने धंधा लिया और हमने उस कंपनी को बंद कर दिया, क्या यहां पर पुरानी कंपनी बंद हो रही थी? बंद नहीं हुई। यहां तो डिवीजन का लेन देन हुआ था। यहां हमने कहा कंपनी को बंद कर दो, वो अपना धंधा हमें देगी
और हम इसके पैसे किसको दे देंगे बताओ? शेयर होल्डर को दे देंगे और कंपनी बंद हो जाएगी हमारी। तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या मैं आपको वेरियस शेप्स दिखा रहा हूं? फिर एक बताया था डीमर्जर, जहां पर हमने कुछ धंधा उसको बेचा है और उसके पैसे किसके पास चले गए हैं? शेयर होल्डर के पास चले गए हैं। और एक मैंने आपसे कहा था, दो कंपनियां जुड़ करके बन गई है एक नई कंपनी, और ये मर्जर ऑफ इक्वल्स है, मतलब ये कि रिवर्स एक्विजिशन नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ, इस पर कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं था, मुझे बताओ ये कई शेप्स का हो सकता है। इसका मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट, ये कई शेप्स का हो सकता है। मोहित डिविडेंड इसी में आएगा, बट वो हमारी 103 पर अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई होगा फॉर दी वेंडर कंपनी। ओके, वो अलग से आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने कहा ये सब पर, इन सब पर क्या अप्लाई होता है अक्वायरर की अकाउंटिंग में? एक बात कहना चाहता हूं, यहीं पे ही ना प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। आपको प्रॉब्लम जनरल एंट्री में नहीं है। बताओ, आपको प्रॉब्लम यह है कि जनरल एंट्री क्या होगी? ये होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो आप उस एंट्री का रट्टा लगा लेते। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है वो एक शक्ल बनाता है क्वेश्चन में, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। आप कहते हैं भाई साहब मुझे तो ये पता नहीं है क्या। अब ये कॉमन कंट्रोल भी हो सकता है, वो रिवर्स एक्विजिशन भी हो सकती है, वो एसेट एक्विजिशन भी हो सकती है, वो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस भी होगा इन्हीं में से कोई ना कोई। बस मुझे वादा करो कि आप उसको पहचान लोगे। कोई भी चीज खरीदी बेची जा रही है, होगा यही, या तो एसेट एक्विजिशन होगा, या धंधे का एक्विजिशन होगा, या कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन होगी, या रिवर्स एक्विजिशन होगा इनमें से ही कोई। बट आपको आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, वो आपको आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। ओके, वापिस आओ। जब आप पहली एंट्री डालते हैं तो बताइए पहली एंट्री क्या है? अगर आपने सब्सिडरी खरीदी है तो बताओ क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू वेंडर। अच्छा, अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं खरीदी है तो आपने उसे लिख दिया बिजनेस कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यानी फर्स्ट एंट्री में ये डेबिट में कुछ भी हो सकता है। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, सिर्फ धंधा खरीदा तो धंधा आ जाएगा। बताइए कितने रुपए का आएगा? विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है, इधर आ जाओ जरा। कॉस्ट को हमने जब होल्डिंग कंपनी पढ़ी थी तो उस समय पूरा नहीं किया था, 103 नंबर में आके पूरा किया है। तो हमारे रिवीजन 1 में भी कॉस्ट का वीडियो है जिसमें कॉस्ट निकाली हुई है, लेकिन उसमें 2-3 आइटम हमने उस वक्त छोड़ी हुई थी जो अब है। तो अब कॉस्ट को एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे, कॉस्ट में क्या क्या आती है। इसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, इससे ऊपर कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर कोई शेयर एक्सचेंज किए तो क्या आएंगे, फटाफट से बताओ। अगर कोई शेयर एक्सचेंज किए तो आएंगे, द आंसर इज यस, एट फेयर वैल्यू। अगर कोई एसेट्स दिए हैं या कैश दिया है तो क्या वो भी आएगा? द आंसर इज यस। किस पर आएगा? अगेन एट फेयर वैल्यू। डेफर्ड कंसिडरेशन की क्या आएगी? प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू? डेफर्ड कंसिडरेशन की क्या आएगी? ये आएगी प्रेजेंट वैल्यू। इसमें एक दो क्वेश्चन देखे थे हमने, उसमें ना उसने ऐसे बोला था कि भाई हम 10 लाख तो देंगे, प्लस हम कुछ एडिशनल भी देंगे अगर प्रॉफिट हो गया तो मुझे फटाफट से बताओ। वो कह रहा है 10 लाख तो देंगे ही देंगे, प्लस कुछ और भी देंगे। तो जो 10 लाख देंगे ही देंगे, क्या ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है कि डेफर्ड कंसिडरेशन है? जो 10 लाख देंगे ही देंगे वो है डेफर्ड कंसिडरेशन। इसी को एक सवाल वाले ने घुमाकर ऐसे बोला था कि हम देंगे 10 लाख या ये फॉर्मूला विच एवर इज हायर। इसका मतलब क्या हो गया? विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब आपके पास अगर वो फॉर्मूले से 0 आ जाए तो भी तो 10 लाख दोगे ही दोगे ना। तो 10 लाख क्या हो गई? डेफर्ड कंसिडरेशन। ओके, तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग। एक दो क्वेश्चंस थे, आई होप यू रिमेंबर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको लेना है प्रेजेंट वैल्यू पर। कितने डिजिट तक जाना है आपने, फटाफट से बताओ। कितने डिजिट तक का डेसिमल लेना है आपने? 3 डिजिट तक का लेना है। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन लेना है। अगर उसमें कोई सर्विस कंडीशन है तो लोगे कि नहीं लोगे? हमने उसके अंदर कह रखा है भाई नौकरी करनी पड़ेगी। तो बताइए, अगर आपने नौकरी करने के बदले में पैसे दे रहे हो तो क्या हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? द आंसर इज नो।
क्या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इक्विटी की नेचर की भी हो सकती है, लायबिलिटी की भी नेचर की हो सकती है? द आंसर इज यस। बाद में डिस्कस किया हुआ है इसको, थोड़ी देर में दोबारा लौट के आता हूं कि इक्विटी क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। क्या ये फेयर वैल्यू पर लिया जाएगा? द आंसर इज यस, फेयर वैल्यू आपको हमेशा दी जाएगी। एक दो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू मिसिंग थी, जहां ये मिसिंग थी आपने उसे क्या माना है? जहां ये मिसिंग थी वहां आपने क्या माना है? निल माना है। क्या शेयर बेस्ड अवार्ड्स भी यहां पर लेंगे? हाँ, शेयर बेस्ड अवार्ड्स भी यहां पर लेंगे। लेकिन ध्यान देना, ऊपर मैंने लिखा था नो सर्विस कंडीशन, तो फिर ये कौन से हैं भाई? ऊपर लिखा था नो सर्विस कंडीशन, और ये कौन से हैं? ध्यान से, ये वही हैं जो रिप्लेसमेंट अवार्ड है या मॉडिफाइड अवार्ड है। अगर कोई नए अवार्ड दिए हैं तो क्या उनको लोगे कि नहीं लोगे? कोई नए अवार्ड है तो वो नहीं लेंगे। तो यानी ये सब पुराने अवार्ड्स हैं जिनको आप सेटल कर रहे हो, उनकी फेयर वैल्यू लेनी है। कैसे लेनी है? लोअर लेना है। किसका लोअर लेना है? फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड्स into expired period upon original vesting period, or fair value of the original award on date of acquisition into expired period upon revised vesting period, whichever is lower। हम लोअर क्यों लेते हैं? इससे क्या आती है? गुडविल लोअर आती है, इसलिए हम अपने पास लोअर लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया? उसका फेयर वैल्यू। डू नॉट कंसिडर न्यू शेयर बेस्ड अवार्ड्स। क्या इतना करने के बाद कोई एसटीसी की चीजें भी आती हैं? क्या कोई एसटीसी की चीजें भी आती हैं? द आंसर इज यस। जैसे मुझे अपने डेटर राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं। डेटर क्यों राइट ऑफ करने पड़ते हैं? भाई हमने अपनी बुक्स में डेटर रिकॉर्ड कर रखे थे, धंधा ले लिया तो डेटर बेकार हो गए मेरे, तो इसका मतलब मुझे अपने पास डेटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। लेकिन क्या ये हमेशा नुकसान ही होता है आपका? भाई डेटर गए तो नुकसान हो गया, जब नुकसान होगा तो कॉस्ट में क्या करोगे? ऐड करोगे कि कम करोगे? नुकसान हुआ, डेटर को पैसे दिए हमने तो क्या किया? डेटर को हमने हटा दिया तो क्या हो गया? कॉस्ट में ऐड हो गया। फायदा भी हो सकता है, बताओ फायदा कब होगा? धंधा टेक ओवर किया, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, फायदा हो गया ना आपका। तो क्या आपको अपनी इस कॉस्ट में से उसे अलग करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। किस तरह की लायबिलिटीज हो सकती है? तीन प्रकार की लायबिलिटीज हो सकती हैं। या तो मेरे क्रेडिटर कैंसिल हो गए, मैं खुश धंधा खरीदा, मेरे क्रेडिटर कैंसिल हो गए। दूसरा, मेरा उससे कोई झगड़ा था। अच्छा, पालन ने कहा लोन, पालन क्रेडिटर लोन बीपी, इनको तो एक ही बोलूंगा ना। आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज आइटम्स, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि देयर आर फ्यू वैरायटीज। तो इधर इट कैन बी द सिंपल क्रेडिटर टाइप आइटम्स। नंबर टू, देयर कैन बी डिस्प्यूट्स। क्या मेरा उनके साथ एक डिस्प्यूट था, वो खत्म हो गया, ये भी तो हो गया। और डिस्प्यूट की मेरी एक प्रोविजन थी, और वो प्रोविजन जो थी वो मेरी लायबिलिटी थी, इसका मतलब मेरे पास वो लायबिलिटी खत्म हो गई। थर्ड, ना मेरा कोई डिस्प्यूट था, ना मेरी लायबिलिटी थी, मैंने उसे लाइसेंस दिया हुआ था रीएक्वायर्ड राइट्स पर, आज उस धंधे को खरीद रहा हूं, मेरा कोई झगड़ा है उससे नहीं। पर क्या मुझे लोअर ऑफ मैं रीएक्वायर्ड राइट्स की बात कर रहा हूं, लोअर ऑफ दीज टू लेना पड़ेगा? क्या क्या दीज टू थे? अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू है, कितने रीएक्वायर्ड राइट की फेयर वैल्यू है? लेस। आपने कितने में दिया हुआ था? जो आपने कितने में दिया था उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आप प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करोगे ना, कि जो उसका अनअमोर्टाइज्ड पीरियड है उसको लेके चलोगे। या फिर आप क्या लोगे? सेटलमेंट का अमाउंट, विच एवर इज लोअर। सर ये लोअर क्यों ले रहे हैं अपने पास? लोअर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी इससे गुडविल इफेक्ट हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गुडविल में आप डुप्लीकेट अमाउंट ऐड कर रहे होंगे। ये मैंने प्रूव किया था आपको, गुडविल के अंदर दो अमाउंट कैसे ऐड हो जाते हैं। बाकी आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने अपने पास कहा कि मैं अपने पास कॉस्ट में तीन एडजस्टमेंट करूंगा। एक तो डेटर को क्या करूंगा? ऐड करूंगा, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर को माइनस करूंगा। फिर मैं रार के ऊपर होने वाला सेटलमेंट का लॉस भी माइनस करूंगा, और प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट्स भी माइनस करूंगा। प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट किस पर माइनस करूंगा? बुक वैल्यू पर के फेयर वैल्यू पर? वेरी गुड मोहित, किस पर माइनस करूंगा? फेयर वैल्यू पर। और ये फिर से बंद हो गया है। अच्छा, इसको ना मेरे को इसलिए नहीं पहचानता क्योंकि ये ऊपर देख रहा है उल्टा। ठीक है, वो सामने होता तो फिर मेरे को पहचान लेता।
चलिए तो मैंने कहा ये मेरे पास आइटम्स हैं। अब बारी आती है, देखो ये आपकी दूसरी एंट्री है। ओ माय गॉड, क्या दूसरी एंट्री में मैंने सब बातें लिख डाली, सब की सब बातें मैंने लिख डाली। इसका मतलब इसमें मैंने जितनी एक्सेप्शन थी शॉर्ट में सब डाल दी। फटाफट से बताओ, जो एसेट्स लिखोगे किस पर लिखोगे? ये सेकंड एंट्री में एसेट्स किस पर लिखोगे? एसेट लिखोगे फेयर वैल्यू पर। लेकिन क्या एसेट शुड मीट द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स? इसका मतलब अगर कोई एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करता तो यहां नहीं आएगा। क्या रिसर्च एसेट्स आएंगे? भाई रिसर्च तो पुरानी कंपनी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, तो क्या तब भी आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे कि पुरानी कंपनी ने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, तब भी रिकॉर्ड करेंगे? हमारा इंड एस कहता है क्योंकि उसकी रिसर्च को हमने खरीदा है, देयरफॉर ये भी बुक्स में आएगा। क्या हम अपने पास इंडेमनिफिकेशन एसेट भी लिखेंगे? हो सकता है हमने कोई अपने पास कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हो। क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी एट फेयर वैल्यू अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी वेंडर की? तो हाँ, इसके ऊपर आपको कोई रिकवरी मिलनी है, तो रिकवरी कितनी रिकॉर्ड करोगे? रिकवरी रिकॉर्ड करोगे भाई, जितने रुपए की आपको वो इंडेमनिफिकेशन देता है उतनी रिकॉर्ड करोगे। अब इंडेमनिफिकेशन दे दी उसने 1 करोड़ रुपए की, और आपकी लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड किया 10 लाख की, तो आप अपने पास कितने रुपए रिकॉर्ड करोगे इंडेमनिफिकेशन एसेट में? भाई आपकी लायबिलिटी 10 लाख की है, वो गारंटी 1 करोड़ की देके बैठा है, तो 10 लाख ही तो रिकॉर्ड करोगे, विच एवर इज लोअर। इट्स कॉमन सेंस, नथिंग टू बी अंडरस्टूड इन डिटेल ओवर हियर। अच्छा, अगर कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो बताइए वो किस पर रिकॉर्ड किया जाएगा? वो एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा फेयर वैल्यू लेस सीटीएस। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, और जैसे कि ब्रांड, जैसे कि कस्टमर लिस्ट, एक क्वेश्चन आया था ना कस्टमर लिस्ट के ऊपर, जिसके ऊपर उसने पहले ही कहा कि पुरानी कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो क्या उनको भी आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पे? द आंसर इज यस। लीज्ड एसेट को किस पर रिकॉर्ड करोगे? 116 पे, अलोंग विद द लीज्ड लायबिलिटी। अगर हम लेजर हैं अगर हम लेजर हैं तो भी रिकॉर्ड तो करूंगा मैं 116 के हिसाब से, पर लेजर अगर है तो आप उसकी क्लासिफिकेशन नहीं बदल सकते। पता चल गया आपको? फिर आप उसकी क्लासिफिकेशन फाइनेंस लीज की या ऑपरेटिंग लीज की लोगे, जो ऑलरेडी लेजर ने, ऑलरेडी वेंडर ने ले रखी थी। रीएक्वायर्ड राइट्स, क्या इनको भी लोगे? फटाफट से बताओ किस पर लोगे रीएक्वायर्ड राइट्स? रीएक्वायर्ड राइट्स लोगे फॉर रिमेनिंग पीरियड्स, आप उसके लिए लोगे अपने पास, ठीक है। फिर आ गया अपने पास क्या, इंप्लॉय बेनिफिट भी लोगे एज पर इंड एस 19। प्रोविजन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। बाकी सब लायबिलिटीज को किस पर लोगे? फटाफट से बताओ। बाकी सब लायबिलिटी इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। क्या डीटीए डीटीएल जुगाड़ से आने चाहिए या एज पर इंड एस 12 कैलकुलेट होने चाहिए? तो भाई हमने कई बार तो जुगाड़ से किया हुआ है। हमने जुगाड़ से कब किया था? जुगाड़ से कब किया था? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो जुगाड़ से ही किया था। क्या जुगाड़ जिंदाबाद है? बिल्कुल जिंदाबाद है। पर अगर मान लो आपको टैक्स बेस का डेटा दिया हो तो आपको भाई साहब ठीक करना है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? अब टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस वैसे तो आप इंड एस 12 में पढ़ेंगे। टैक्स बेस हमने एसेट के केस में क्या बताया था? एसेट के केस में वो था फ्यूचर की डिडक्शन, और लायबिलिटी के केस में क्या बताया था? कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्शन या फ्यूचर एग्जम्पशन। डिडक्शन को एग्जम्पशन भी बोल सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका मतलब फ्यूचर डिडक्शन या फ्यूचर एग्जम्पशन, इसे बोलते हैं टैक्स बेस। अगर मैं सीए में से टैक्स बेस माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आता है? वो हमारा टेम्पररी डिफरेंस आता है। अगर वो टैक्सेबल है तो टीटीडी, अगर वो डिडक्टेबल है तो डीडीटी, और उसके ऊपर आप क्या बनाएंगे? जो रेट ऑफ टैक्स है वो लगाएंगे। रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगाओगे? अक्वायरर का लगाओगे कि अक्वायरी का लगाओगे? रेट ऑफ टैक्स किसका लगाओगे? अक्वायरी का लगाओगे, क्योंकि अक्वायरी ने अल्टीमेटली उन बेनिफिट्स को ऑब्टेन करवा के देना है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आपको उसका फायदा मिलेगा, देयरफॉर आप उनके रेट्स लेकर चलोगे। अच्छा, क्रेडिट कर दो, क्या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कॉम्बिनेशन क्रेडिट कर देंगे? द आंसर इज यस। कॉस्ट हमने ऊपर निकाल रखी है। क्या अगर ये कंसोलिडेशन का सवाल होगा तो एनसीआई भी क्रेडिट हो जाएगा इस एंट्री में? द आंसर इज यस।
और डिफरेंस कहां जाएगा? डिफरेंस पर तो आपने पीएचडी कर रखी है, डिफरेंस कहां जाएगा? गुडविल या जीबीपी। और अगर जीबीपी आएगा तो क्या आप उसको रिव्यू करेंगे, उसकी फेयर वैल्यूज को? द आंसर इज यस। अगर उसकी फेयर वैल्यूज रिलायबल है तो आप ओसीआई में डालो, ओसीआई से सीआर में डालो, और अगर वो रिलायबल नहीं है तो डायरेक्टली सीआर में डालो। और आपको मालूम है ये हमारे पास क्या है? ये एक कार्व आउट है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये इतनी सारे पॉइंट्स थे इसमें, इस पर इंस्टीट्यूट ने ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब आपको अपने पास ये छोटे छोटे, मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं, ये क्वेश्चन आप कर लो, दे आर मोर देन अनफ। आप सारे करना चाहो सारे कर सकते हो। बड़े क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस में मैंने ये क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि ये दोनों क्वेश्चंस के बीच में मैंने स्पेस दी हुई है, तो ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब इनमें से भी आप एक क्वेश्चन कर लो, इनमें से भी एक कर लो, इनमें से भी एक कर लो, ओके। और चैप्टर 14 में भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 14 के क्वेश्चन सारे रिपीट हैं, इसलिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किया है। तो चल सकते हैं आगे, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट एंट्री इज योर वेंडर को जो पेमेंट करनी है उसकी, कि हम वेंडर को जब पे करेंगे तो क्या होगा। तो वेंडर को पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट आपने ऑलरेडी पीसी ऊपर कैलकुलेट की थी, वो वाली पीसी है। लेकिन क्या आप उसे जो पे करोगे तो पे कैसे कैसे करोगे? क्या ये वही पीसी वाले पार्ट हैं? कैश दो, शेयर कैपिटल दो, प्रीमियम दो, डेफर्ड कंसिडरेशन दो, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन दो, शेयर बेस्ड अवार्ड। कुछ याद आया कि जो आपने शेयर बेस्ड अवार्ड अपने पीसी में लिए थे वो क्या आएंगे? शेयर बेस्ड अवार्ड में आएंगे। मुझे ये बताओ, ये शेयर बेस्ड अवार्ड अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कहां पर जाएंगे? ये सोकी में जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। और इसके अंदर अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां जाएगा? जैसे कल रार के ऊपर गेन और लॉस निकाला था, ये आ जाएगा, या कोई डेटर क्रेडिटर्स है तो वो आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपने पास एसटीसी। रीअक्वायर्ड राइट्स के बारे में जो गेन लॉस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेटलमेंट अमाउंट या फेयर वैल्यू ऑफ रार माइनस बुक वैल्यू ऑफ अनअमोर्टाइज्ड लाइसेंस राइट्स। एसटीसी जो भी होंगे, चाहे वो डेटर हैं वो हट जाएंगे, क्रेडिटर हैं वो हट जाएंगे, आप उनको अपने पास रिमूव कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपकी प्रोविजंस टाइप है तो आप उनको रीवैल्यू कर देना अप टू फेयर वैल्यू। रीअक्वायर्ड राइट्स को अच्छा, ये 2 बार लिख दिया हमने, क्या इसको डिलीट कर दूं? ये आपने नोट्स में डिलीट कर देना, ये 2 बार लिख दिया हमने, ओके। तो इसको 2 बार नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, अगर कोई एक्विजिशन कॉस्ट खर्च की है तो कहां जाएगी? एक्विजिशन कॉस्ट खर्च होकर पीएनएल में चली जाएगी। जब एडजस्टमेंट्स हो गई, इतना करने के बाद में भी कुछ हो सकती है एडजस्टमेंट, इसे बोलते हैं मेजरमेंट पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या आप अपने पास बाद में कोई चेंजेस अगर होती हैं फेयर वैल्यूज की, तो क्या उनको भी अपने पास एडजस्ट करेंगे? द आंसर इज यस। अगर वो चेंज इन फेयर वैल्यू होती है विद इन 12 मंथ ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, किन घटनाओं के लिए? जो इवेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है? इंस्टीट्यूट ने 2-3 सवालों में चेक किया आपको ये। अगर वो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके पास वो इवेंट है ही नहीं है, वो इवेंट आया ही बाद में है, तो वो यहां पर नहीं आएगा। उन्हीं इवेंट की बात करो जो एग्जिस्ट करते थे। अच्छा, कितना पीरियड है? 12 महीने है। ये 12 महीने कौन से हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन है, यहां पर आएंगे। क्या फेयर वैल्यू रिवाइज करोगे तो उसका इफेक्ट गुडविल में आएगा? क्या उसकी वजह से डीटीए डीटीएल भी बदलेंगे? हाँ। क्या कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट भी बदलेंगी? हाँ। क्या इसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है? द आंसर इज हाँ। अच्छा, जो और चेंजेस होते हैं विच आर नॉट मेजरमेंट पीरियड, जैसे कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन बदल गई, विच इज इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी। फटाफट से बताओ, अगर वो इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी है तो इसका हिट कौन लेगा? पीएनएल। अगर वो इन द नेचर ऑफ इक्विटी है तो इसका हिट कौन लेगा? तो की। और अगर कोई और चेंजेस हैं तो वो कहां जाएंगे? पीएनएल में, कंसीडर करते हुए कि वो हमारे पास चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। जब आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये क्या एक्विजिशन अकाउंटिंग में आएगा कि उसके अलावा है ये? तो ये आपका एक्विजिशन अकाउंटिंग नहीं है। एक्विजिशन अकाउंटिंग इंड एस 103 में है। ये कौन सा इंड एस है? ये है इंड एस 10, उसमें कवर्ड है। ये मैं फिर यहां क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है। बताओ किस क्वेश्चन में आ सकता है? इन द, अगर मान लो मैं शक्ल बनाऊं किसकी,
डीमर्जर। अच्छा, अगर मैंने डीमर्जर बनाया और डीमर्जर अगर मान लीजिए वो कॉमन कंट्रोल का है तो वो नहीं आएगा इसमें। ये कौन सा है? ये विदाउट कॉमन कंट्रोल वाला है। उसमें वेंडर कंपनी जो है वो डिविडेंड बांट रही है। मुझे बताओ डिविडेंड बांटने की एंट्रियां क्या होती हैं? जब प्रपोज करते हो तो कोई एंट्री होती है? जब आप डिविडेंड प्रपोज करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होती है। जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं तो क्या डिक्लेयर करने पर कोई एंट्री होती है? द आंसर इज यस। एंट्री होती है सोकी अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। कितने पर आएगा? एट फेयर वैल्यू आएगा क्योंकि आप नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आप एसेट को बांटने वाले हैं तो पहले एसेट को रिवैल्यू कर दो और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये क्वेश्चन 61 है, एक ये क्वेश्चन है और एक मेरे पास एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया है? ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया है। आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि आप इसको करने तो अच्छी बात है, बाकी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन एंड शेयर बेस्ड अवार्ड्स, तो इसके ऊपर हमने कहा एक डिटेल भी डिस्कशन कर ले। ये बताओ अगर मान लो सर्विस कंडीशन है और ये नए अवार्ड्स हैं, फटाफट से बताओ। अगर सर्विस कंडीशन है और नए अवार्ड्स हैं और पेबल इन कैश है तो कौन डील करेगा इसको? इसको डील करेगा 19। इट इज कॉल्ड पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस। अगर ये सर्विस कंडीशन है, नए अवार्ड है और शेयर में पेबल है तो ये किस में कवर होगा? 102 में। नाम इसका भी क्या है? पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस। अगर ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हैं तो ऐसी स्थिति में जो एक्सपायर्ड पीरियड है, क्या वो ऑलरेडी पीसी में आ चुका होगा? जो एक्सपायर्ड पीरियड है वो ऑलरेडी पीसी में आ चुका होगा। जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, पहले फेयर वैल्यू देख लो ऑफ द रिप्लेस्ड अवार्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस जो आप 103 में कवर कर चुके उसको हटा दो। बेस्ट बैलेंस जो बच गया वो 102 नंबर में आएगा। इसका नाम भी क्या होता है? पोस्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्या इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं? द आंसर इज यस। अगर कोई कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है जिसमें सर्विस कंडीशन नहीं है, अगर सर्विस कंडीशन नहीं है तो क्या ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है? द आंसर इज यस। अगर ये पेबल है इन कैश या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, फटाफट से नोटिस करो, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर, तो ये क्या है? इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी। अगर ये इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी है तो ये कहां जाएगी? आपके पास अदर करंट लायबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी में जाएगी और इसका चेंज पीएनएल में हिट करेगा। अगर ये पेबल इन फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, अगर ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर है तो ये इसके चेंजेस कहां जाएंगे? सूकी में जाएंगे। दो चार क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, आप इन क्वेश्चंस को भी अपने पास मार्क कर लें कि ये कर सकते हैं। देन कम्स द कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन? जिसका मतलब है जिसके अंदर इफेक्टिवली जो कंट्रोल है वो एक ही आदमी के पास रहता है बिफोर एंड आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। भाई पहले भी उसी के पास कंट्रोल था, आफ्टर भी उसी के पास कंट्रोल है, बट इसमें ट्रांजिटरी आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है। ट्रांजिटरी का मतलब है कोई धंधा अक्वायर करके हमने अपनी सब्सिडरी को बेच दिया तो आप क्या मानेंगे कि हमने अक्वायर ही नहीं किया? किसने अक्वायर किया है? सब्सिडरी ने अक्वायर किया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अच्छा, इनमें मुख्य रूप में एग्जाम्पल कौन से होते हैं? मर्जिंग ऑफ सब्सिडरीज या क्रिएशन ऑफ सब्सिडरीज या क्रिएशन ऑफ सब्सिडरी या मर्जिंग ऑफ वन सब्सिडरी विद अनदर सब्सिडरी, ये सब चीजें हैं। हाँ, केशव कह रहा है सर इंड एस के नंबर कैसे याद करें? उसके लिए ना रट्टा लगाना पड़ेगा। आप अपने पेज पर लिख करके रट्टा लगाते रहो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आती क्या आपको इंड एस के नंबर के रट्टे लगाने पड़ेंगे? तुम्हारे खून में दौड़ने चाहिए। हाउ यू कैन आस्क कि सर मैं नंबर कैसे रटूंगा इसके अंदर? क्या आपको अभी तक नंबर रट नहीं गए हैं? इतनी बार चर्चा कर दी, 28 क्लासें हो गई, 5 नंबर है, 5 नंबर तुम्हारे को अभी भी याद नहीं हो रहे। 27वां कौन सा और 28वां कौन सा? बच्चे का नाम है केशव। चलिए जी वापिस आइए। तो हमने कहा कॉमन कंट्रोल की अकाउंटिंग क्या होती है? तो कॉमन कंट्रोल की अकाउंटिंग होती है वेंडर और बायर दोनों के लिए। क्या हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे सब चीजें? द आंसर इज यस। बुक वैल्यू से लायबिलिटी जाएगी, रिजर्व भी जाएंगे, एक एसेट भी जाएंगे। अगर पैसे मिलने हैं तो एग्रीड कंसिडरेशन में भी आएंगे और जिसने खरीदा है उसके पास एसेट भी आएंगे और जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी भी डालेगा, रिजर्व भी डालेगा और जो पैसे उसने देने हैं वो सेलर का अमाउंट भी यहां पर डालेगा। अगर मान लो हमें कंसिडरेशन मिलनी ही नहीं है, शेयर होल्डर को मिलनी है, तो यहां लिखूंगा मैं। अगर मान लो शेयर होल्डर को मिलनी है तो मैं लिखूंगा यहां पर द आंसर इज नो।
डिफरेंस जो है वो कहाँ जाता है, कैपिटलिज्म में जाता है दोनों केसेस में। क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है? द आंसर इज यस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जो हमारे पास सेटलमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में या शेयर कैपिटल में सेटलमेंट हो जाती है। मैंने कहा ट्रांसफर ट्रांजिटरी नेचर का नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटरी पर 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आप इसमें से कर लेंगे। अगर ये ऐसा माना जाएगा तो हम उसे एक्विजिशन की अकाउंटिंग ट्रीट करते हैं। क्या कॉमन कंट्रोल में प्रीवियस ईयर फिगर को रीस्टेट करना जरूरी है? द आंसर इज यस। कब से करना जरूरी है? प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से करना जरूरी है, या डेट ऑफ कॉम्बिनेशन विच एवर इज लेटर से रीस्टेट करना जरूरी है। कॉमन कंट्रोल में गुडविल नहीं आती, जीबीपी नहीं आता, डीटीए नहीं आता, डीटीएल नहीं आता। कॉमन कंट्रोल के ऊपर आपके पास कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं और ये भी सब छोटे बड़े क्वेश्चंस मिल करके हैं, तो आप अपने पास इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। ये बड़े क्वेश्चंस यहां लिखे हुए हैं मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके ऊपर ना मैंने लिखा नहीं कि दीज आर फुल क्वेश्चंस, दीज आर फुल क्वेश्चंस। तो फुल क्वेश्चंस यहां से उठाने हैं और स्मॉल क्वेश्चंस मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो आप हल्की हल्की करेक्शन कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चंस तो करना ही है। फिर आता है हमारे पास रिवर्स एक्विजिशन इंक्लूडिंग अमेलगमेशन ऑफ अनइक्वल्स। अगर वो अनइक्वल है, इसमें कितनी समस्याएं थी? इसमें 2 समस्याएं थी। बताओ 2 समस्याएं कौन कौन सी थी? एक तो ये कैसे पता लगे कि ये रिवर्स एक्विजिशन है, तो मैंने कहा इसे पता लगवाने के लिए या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा कि छोटा ले गया बड़े को, या आप प्रतिशत निकाल लोगे पोस्ट कॉम्बिनेशन और पता चलता है वो लीगल अक्वायरर से अलग आ रही है। इसका मतलब क्या, रिलेटिव रेशियो से भी ढूंढ सकते हो और वैसे भी ढूंढ सकते हो। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप अपने पास यही चेक कर रहे हो, ठीक है? दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एनीवे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, फटाफट से बताओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यह है कि पहले तो एंट्रियां करने से पहले सबके बैलेंस क्या कर लो। सबसे पहले क्या करने पड़ते हैं? सारे बैलेंस क्या कर दो, जीरो कर दो। नंबर 2, जो रियल अक्वायरर है यानी अकाउंटिंग अक्वायरर है, उसकी सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटीज, सभी रिजर्व एंड सरप्लस तथा शेयर कैपिटल को ओन इक्विटी बना करके एक एंट्री में डाल दो, जिसको किस पर लाओगे, बुक वैल्यू पर लाओगे, क्योंकि आपने कुछ खरीदा ही नहीं है। नंबर 2, जिसे आपने खरीदा है उनके सारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को लाओ, उसकी कोई लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज को भी लाओ, और अपने पास उसकी जो कंसीडरेशन है उसको वेंडर के नाम से डाल दो। बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली एंट्री से भी कर सकते हो, वो अपने पास डाल दो। डिफरेंस कहां जाएगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। थर्ड एंट्री में वेंडर अकाउंट डेबिट, ओन इक्विटी अकाउंट डेबिट टू। अब बारी आई कितने शेयर देने हैं। क्या इस पर प्रॉब्लम आती थी कि कितने शेयर देने हैं? तो भाई शेयर कितने देने हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन ने बता रखा है कि इतने बटा इतने शेयर देना, कैन यू चेंज इट? क्वेश्चन में बता रखा है इतने बटा इतने शेयर देना, तो उतने ही दे दो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कितने बटा कितने शेयर देने हैं, तो क्या करो, आप एक कंपनी के शेयर दे दो एज इट इज। किसी भी कंपनी के शेयर जो आपने अपने पास अक्वायर, अपनी कंपनी जो है अकाउंटिंग अक्वायर, उसके शेयर उतने ही दे दो, तथा जिसे आपने अक्वायर किया था उसके बिजनेस की टोटल फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे शेयर की फेयर वैल्यू से पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो, वो भी आपको साथ में टोटल शेयर देने हैं। ये आपके पास होता है अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। इसमें एक मुद्दा ईपीएस का पूछा जा सकता है कि ईपीएस में जब आप शेयर्स को डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज, तो वो कौन से वाले डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीगल अक्वायरर के शेयर पुराने हेल्ड हैं, अकाउंटिंग अक्वायर के शेयर जो थे वो बाद में और आए थे। पर मैंने कहा इसे फ्लिप कर देना। जो आपने शेयर अभी इशू किए हैं इन्हें क्या मानना, ये शेयर कब से हैं, शुरुआत से हैं। और जो शेयर आपके पास बाद में आपने जो पहले से आ रहे थे उन्हें क्या मान लेना कि वो बाद में इशूड है। तो ये आपके पास ईपीएस का भी इफेक्ट आता है। ईपीएस पर कोई इस पर डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट किसी भी बड़े क्वेश्चन का ये भाग बन के जरूर अटैच किया जा सकता है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन में अटैच भी था। ये क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने पास सॉल्व करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं। कोई भी एक एक क्वेश्चन दोनों में से ट्राई कर सकते हैं। कुछ हमारे अदर स्टैंडर्ड्स के मुद्दे थे।
एक 101 है, इसका क्वेश्चन 63 है, इसे आप डील कर सकते हैं। 36 नंबर ये हमने बाद में डिटेल में पढ़ना है। 36 नंबर किसी और को डेल्ट है, बट इसका भी एक क्वेश्चन है। 21 नंबर में हम गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। फटाफट से बताओ गुडविल को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने होमवर्क में भी दिया था, क्वेश्चन आपको किया था आपने। अगर कोई आपकी फॉरेन की सब्सिडरी है तो आप इसे किस पर कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे। होमवर्क की जवाब नहीं आया, मैंने पूछा आपको, होमवर्क दिया था आपने किया, सब चुप बैठे हैं। क्या 12 नंबर में डेफर टैक्स वाले क्वेश्चन भी एक दो किए थे हमने? तो ये डेफर टैक्स वाले एक दो क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। तो ये हमारे अदर स्टैंडर्ड्स वाले हैं। अब आ गई इसकी भी थ्योरी। अभी तक प्रैक्टिकल था, अब आ गया इसका भी थ्योरी। बिजनेस क्या है और क्या नहीं, इसका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस असेसमेंट टेस्ट। फटाफट से बताओ, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। बिजनेस असेसमेंट टेस्ट में आप लोग अपने पास क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि आपकी इनपुट क्या है और सब्सटेंटिव प्रोसेस क्या है। इनपुट कितनी हो सकती है? दो हो सकती हैं, एसेट और स्किल्ड वर्कफोर्स। प्रोसेस हमेशा कौन से होने चाहिए? सब्सटेंटिव होने चाहिए। क्या आउटपुट जरूरी है? नहीं। कैपेबल ऑफ आउटपुट है तो भी चलेगा। नई कंपनी को क्या अक्वायर करना है? क्या दोनों अक्वायर कर ले तो चलेगा? फटाफट से बताओ, क्या दोनों अक्वायर कर ले तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वो एक को अक्वायर कर ले तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वो पार्ट ऑफ द एसेट्स को अक्वायर कर ले तो भी चलेगा? द आंसर इज यस। इसमें क्वेश्चन क्या था ना, वो एक कहता है कि हमने एक पेरोल का सेगमेंट टेक ओवर ही नहीं किया तो हमने उसको छोड़ दिया था। हमने कहा जो ऑपरेटिंग सेगमेंट टेक ओवर किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने पार्ट ऑफ दी वर्कफोर्स को लिया है, कोई वर्कफोर्स को हमने नहीं लिया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अगर एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं, बन रहे हैं, तो आप ऐसे में देखते हो कि आपने क्या गुडविल पे की है। ये इंडिकेटर्स हैं। क्या इंटेंड टू कंप्लीट इट, क्या आपको लगता है कि आप उसकी डेवलपमेंट को पूरा करेंगे या उसकी आउटपुट को जनरेट करेंगे? द आंसर इज यस। शेल कंपनी इज नॉट बिजनेस, यानी जो शेल कंपनी खरीदते हो वो बिजनेस नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सब्सटेंटिव प्रोसेसेस नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे बिजनेस नहीं मानते हैं। इस पर एक दो बच्चों ने चर्चा की थी कि सर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, क्या वो हमारा इन दैट सिचुएशन बिजनेस बन जाएगा? द आंसर इज यस। हम इसमें बेसिक प्रोसेस को नहीं लेते हैं, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसेसेस को लेते हैं। एक आखिरी था कंसंट्रेशन टेस्ट, जो कि ऑप्शनल टेस्ट होता है, जिसमें हमने कहा कितने पैसे दिए, कितनी फेयर वैल्यू ऑफ अर्लियर लॉट है और कितनी एनसीआई। तो इतने पैसे आपने खर्च कर दिए टू गेट 100% कंपनी, इतनी उसकी लायबिलिटी टेक ओवर कर ली। कौन सी लायबिलिटी लिखी हुई है? फाइनेंशियल लायबिलिटी, माइनस इतना कैश है। इन सब को टोटल कर दिया और यहां ऊपर लिखा फेयर वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एसेट। अगर ये 90% या उससे ज्यादा आता है तो क्या बोलते हैं? एसेट एक्विजिशन। अन्यथा ये हमारे पास एसेट एक्विजिशन नहीं है। कोई डीटीएल तो एक्सक्लूड हो गया ना, जब ये लिखा फाइनेंशियल लायबिलिटी तो डीटीएल अपने आप एक्सक्लूड हो गया कि लेनी ही कौन सी लायबिलिटी है। आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी लेनी तो डीटीएल अपने आप हट जाता है उसके अंदर। बस ये हमारे पास इसका एक टोटल टॉपिक था। दोस्त आपको फिर से मैं बता दूं, आजकल ट्रेंड है स्टूडेंट्स का भी और बच्चों का भी, सबका, वो रिवीजन वीडियो रिवीजन वीडियो आपको इग्नाइट कर सकते हैं, तैयार नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट इन प्रैक्टिकल्स। इसका मतलब मैं आपको सिर्फ एक इग्नाइट कर सकता हूं, एक टॉपिक को हैंडल करने की ट्रिक बता सकता हूं कि भाई साहब इसको ऐसे हैंडल करना है। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद सवाल नहीं किए तो ये डिस्क्लेमर सुन लो, इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। और अगर मान लो बच्चे क्या कहें कि एग्जाम से एक दिन पहले इसी वीडियो को दोबारा चला के देखना शुरू कर दें कि चलो अब इससे हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। छोटा सा जीवन है, गलतियां मत करना, टाइम बड़ा क्रूशियल है। अपने टाइम को ठीक से इन्वेस्ट करना। इस वीडियो के अंदर ये मत समझ लेना कि इसके बाद आप पेपर लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इससे अपनी तैयारी पुनः शुरू कर सकते हैं। यह शुरुआत करने का वीडियो है, समाप्त करने का नहीं है।
ये डिस्क्लेमर है, मुझे वचन दो कि इस वीडियो का दुरुपयोग नहीं करोगे, और वह ये वीडियो डाउनलोडेबल है और मैं प्रॉब्ली इसे यूट्यूब पर भी डलवा दूंगा कुछ टाइम बाद, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इस वीडियो का मिसयूज नहीं करेंगे। नंबर 2, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने अपनी बातें करी, अब बारी आती है हाँ, प्रेरित कह रहा है मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। प्रेरित आप देखो कोई ज्यादा मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल क्वेश्चन थे? कुछ भी नहीं था। लेकिन पता क्या था, पहली पहली बार कर रहे थे ना तो झटके लग रहे थे यार, ये रोज आते हैं रोज एक चर्चा शुरू कर देते हैं, रोज आते हैं रोज एक चर्चा शुरू कर देते हैं। बस इतनी तो चर्चा थी, इतनी चर्चा पे कितने नंबर मिल सकते हैं? 20 तो कम से कम, 25 अधिक से अधिक। अगर मैं 20 से 25 नंबर को पक्का करवा लूं, मुझे पता है मैं कर सकता हूं, और मैं ना कराऊं, फिर तो मैं बेवकूफ हूं ना। इसका मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करो कि भाई साहब मेरे 20-25 नंबर मैं छोड़ कैसे दूं, मैं बार बार करूंगा, इनको कैसे छोड़ दूंगा अपने पास, ठीक है। अब बारी आती है अगली वाली। अगले 32 दिनों तक आपकी कोई भी लाइव क्लास नहीं है। आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास 8 जुलाई 2023 को है। इसका मतलब लगभग 32 बन जाते हैं कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि 32 एग्जैक्टली बन रहे हैं कि नहीं। मैंने तो ऐसे कैलकुलेट किया था तो मुझे लगा था 32 छुट्टियां हैं बीच में। तो आप इस डेट से पहले पहले अब क्या करेंगे? आपके क्या क्या काम दे रहा हूं आपको मैं। काम नंबर 1, पहले तो आप अपने पास पूरा रिवाइज करो CFS एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड डू एट लीस्ट marked questions again. Please write solutions. उन्हें जरूर लिखें। At least 5 to 10 theory questions को प्लीज राइट करें। यानी ये आपका एक काम देकर जा रहा हूं मैं आपको अपने आप रिवीजन करवा दी मैंने, अब उसके बाद ये काम आपने और करना है। दूसरा, आपके पास 45 क्लासेस ऑलरेडी ऑन रिकॉर्डेड मोड हैं। नया कोर्स अभी भी नहीं आया है, और नया कोर्स अगर आ भी जाएगा तो इनमें कोई चेंज आपको देखने वाला नहीं है। जिनमें चेंज हो सकता है उन चैप्टर्स को हमने नहीं डाला हुआ, हमने उन टॉपिक्स को अपने पास नहीं डाला हुआ। इन 45 में से आप कितने चैप्टर कर लेंगे, क्लासेस कर लेंगे? अब मुझे ये बताओ, इन 32 क्लासेस में कितने टारगेट पूरा करते हो? ये वाले के साथ साथ की बात कर रहा हूं। तो सब बच्चों ने कहा 32 क्लासेस कर लेंगे, तो 28 से लेकर 32 क्लासेस के बीच में आप अपने पास अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लो। इतना तो जरूर कर लेना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इन्हें जरूर कर लेना अपने पास, ठीक है। जब मैं आपके पास 8 जुलाई को आऊंगा तो आई विल स्टार्ट विद अनदर मेगा चैप्टर। क्या मतलब सर, फिर से मेगा चैप्टर? अभी एक मेगा चैप्टर खत्म किया है, फिर से एक मेगा चैप्टर आ जाएगा। अगले मेगा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत ही सुंदर चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारा मैं ये चाहूंगा कि अपने पास आप उस समय, अच्छा ये वाले टॉपिक अगर आपने नहीं किए होंगे ना तो आप यहां स्ट्रेस में रहोगे, और अगर ये वाला भी कर लिया होगा तो मैं आपको कह सकता हूं 1/3 चैप्टर्स ये हैं, 1/3 ये हैं, 1/3 ये हैं। 1/3 आपने कोर्स कर लिया, 1/3 आप मेरे आने से पहले पहले लगभग पूरा कर लेंगे, फिर मेरे साथ 1/3 कर लेंगे, तो आपका कोर्स बिल्कुल टाइमली और अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं नहीं इनके साथ लाइव नहीं करते, अलग से कर लेंगे, हालांकि मेजॉरिटी बच्चे अभी भी यही करते हैं, दे डोंट कम टू द लाइव क्लासेस, दे जस्ट सी द गूगल ड्राइव अपनी मर्जी से। तो मेरे को लगता है कि शायद गूगल ड्राइव, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ बच्चे हो सकता है गूगल ड्राइव से भी बहुत अच्छे से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, बट जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है वो खराब है। वो स्टेटिस्टिक्स ये खराब है कि 80% बच्चे लाइव क्लासेस के अलावा जब गूगल ड्राइव के अंदर वो बिल्कुल पीछे पीछे लटक लटक कर चल रहे होते हैं,
वो डेटा मेरे पास खराब है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर मेरे साथ साथ ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। श्रुति कह रहे हैं कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पहले हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बड़े सिंपल सिंपल स्टैंडर्ड हैं। दे आर ऑल वेरी वेरी सिंपल स्टैंडर्ड, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और बड़े सारे तो इंटरमीडिएट पर बेस्ड है, इक्का दुक्का को छोड़ करके। यहां पर आपका कुछ दिक्कत है, यहां बुद्धि का प्रयोग है, ये मैंने अपने पास रख दिया है, यहां बुद्धि का प्रयोग था कर लिया, ये आप अपने पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष, किस सीक्वेंस में आपने पढ़ना है? उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस लिखी हुई हैं, PR1, PR2, PR3, उसी सीक्वेंस में चलना है आपने। ओके, मैं प्रोबेबली अगले एक हफ्ते में, मैंने आपके 2-3 टेस्ट पहले भी कमिट किए थे, पर मैंने आपको वो टेस्ट अभी तक दिए नहीं। मैं अब वो आपके टेस्ट डलवा दूंगा, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा बिजी रहा था, कुछ प्रॉब्लम भी रही, सेहत भी खराब रही, तो मैं आपके पास अब इस टॉपिक के टेस्ट डलवा दूंगा। तो यू विल सून, विद इन नेक्स्ट 7 डेज और 8 डेज आपको कुछ कुछ टेस्ट आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। आई विल जस्ट अपडेट ऑन दी ग्रुप। ओके, हाँ, रितिका कह रहे हैं एग्जाम्पल पेज 94 वाले का भी क्वेश्चन करा दे देना। बिल्कुल ठीक है, वो भी दे दूंगा मैं, ठीक है, दोनों दे दूंगा। शशि, याद रखना मैंने जो बच्चों को बोला ना कि 2 सॉल्यूशंस देने हैं, मुझे बोल देना, मैं एक बार निकलवा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं इन हाँ, एकमदीप, मेरे बच्चे बेटा यूएस में है, तो मुझे यूएस जाना पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको ये मेरा फोन नंबर है 9810014495। ये आपको अब अगले 32 दिनों तक व्हाट्सएप के ऊपर ही कॉल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि इंस्टेड ऑफ डायलिंग ऑफ दैट नंबर, वो प्रॉब्लम मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि मैंने रोमिंग ऑन नहीं करवा रखी है। तो इसका मतलब आप व्हाट्सएप कॉल पर ही मेरे से कनेक्ट करें। नंबर 2, द बेस्ट टाइमिंग्स विल बी योर मॉर्निंग्स, योर इवनिंग्स, कहना तो नहीं चाहिए, बट योर मिडनाइट सूट्स मी मोर। तुम्हारी मिडनाइट मुझे ज्यादा सूट करती है, ठीक है, तुम्हारी मिडनाइट मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप भी सो रहे हैं, तो आपको मैं कैसे बोल सकता हूं, बट स्टिल योर मॉर्निंग इवनिंग, योर डे टाइम कॉल डज नॉट सूट्स मी, तो प्लीज डू नॉट कॉल इन डे टाइम, वैसे उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि अगर मुझे ज्यादा कॉल आ रही होंगे तो मुझे स्विच ऑफ रखना पड़ेगा ऐसे केसेस में। और रिविजनरी क्लासेस के नाम पे जो वहां पर हैं फॉर इंडियस, कल्पना, नहीं नहीं, कल्पना जो रिविजनरी क्लासेस ऑलरेडी LMS पर हैं, वो जो और बच्चे हैं नवंबर 2023 वाले, उनके लिए हैं। आप लोगों के तो ये बन रहे हैं ना रिवीजन वीडियोस, आप इनको यूज करोगे। ओके, प्रेम बेटा, मैं अभी तो जा रहा हूं कैलिफोर्निया के अंदर, और वहां से टेक्सास में जाऊंगा, और वहां से वापस आऊंगा मैं। बेटा मेरा इलिनॉय में है, उसके पास नहीं जा रहा, सिर्फ डॉटर के पास जा रहा हूं मैं, ठीक है। डॉटर की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, उसकी सेरेमनी है, उस लिए जा रहा हूं मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सी यू आफ्टर so many days later on. Thank you very much and bye bye.